तो भाई 19 को हम अनाउंस कर देते हैं कि आप लोगों का क्लास हो जाएगा 20 तक, लेकिन 20 के दिन लैपटॉप ख़राब हो जाता है। उसके बाद 21 को हो जाता है मेरा ऑपरेशन एंड 3 दिन मेरे रिकवरी में चले जाते हैं। हमने लाइव सेशन लेने की कोशिश की, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, जो कि अभी भी हो रहा है। आप लोग मुझे ये 2 बजे रिकॉर्ड करते हुए देख रहे हो। तो इस वीडियो में क्या है वो मैं बता देता हूँ। पूरा का पूरा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड ये एंड तक देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वीडियो एंड तक देखो, आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दिस इज़ 4th एपिसोड ऑफ द अल्टीमेट रिवीजन सीरीज़। तो अगर आप लोगों ने पहले वाले मिस कर दिए हैं, आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग देम एज वेल, क्योंकि अगर आपने वो देखे होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर भी लिंक आने वाली है। मैं यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर या फिर यहाँ पर वो लिंक दे दूंगा, जहाँ पर आप जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ये वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। चलो लेट्स वॉच द वीडियो। हेलो 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 एंड वेलकम टू इन साइंस। स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये एक ऑफलाइन सेशन है। वैसे जिन लोगों को पता नहीं है, इस साइड का ऑपरेशन हो चुका है मेरे, जो विजडम टूथ था तो उसका ऑपरेशन कर लिया है। एंड इस वजह से मैं लाइव तो पढ़ा नहीं सकता हूँ आजकल, तो इसलिए हम लोग ऐसे पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 एंड मैं रिकॉर्ड करने बैठ चुका हूँ, ताकि आप लोगों का सिलेबस मिस ना हो। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई, तो इस वजह से हम लोग आपका सेशन ऑनलाइन ऐसे ले रहे हैं। ये ऑफलाइन रिकॉर्डिंग को मैं रिकॉर्ड करके डालूँगा। इस साइड पर आप लोगों को सारे के सारे मतलब जो रिकॉर्डिंग है तो वो भी मिल जाएगी, सारे नोट्स मिल जाएंगे। दिस इज़ द 4th एपिसोड ऑफ, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा 4th एपिसोड ऑफ द रैपिड रिवीजन सीरीज़। माना कि इस सेशन को बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, लेकिन हेल्थ के सामने कुछ भी नहीं, ऐसा मुझे लगता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। एंड अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी हूँ। एंड इस सेशन को हम लोग एंड करेंगे एंड आप लोगों को हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पूरा का पूरा पढ़ा देंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, सब्सक्राइब कर दो भाई। ऑपरेशन होकर भी बंदा पढ़ा रहा है। सब्सक्रिप्शन तो डिज़र्व करता है। थैंक यू सो मच फॉर 150 सब्स। एंड हमारा टारगेट है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए नेक्स्ट 3 से 4 महीनों में। तो या हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसे हम लोग सेपरेट पढ़ने वाले हैं, बिकॉज ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट है। तो हम लोग उसे स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमने लास्ट बार जो हमने ऑनलाइन सेशंस लेने की कोशिश की थी, तब का थोड़ा सा लिखा हुआ आएगा, तो वो आप लोगों को दिख जाएगा। वैसे सबसे पहले ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सब कुछ रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है। सबसे पहला वाला सेक्सुअल एंड दूसरा वाला असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो आज तो हम लोग जिम नहीं जाने वाले। ओके, तो सबसे पहले टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। वहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा कम आता है। एंड कम वेरिएशन से आपको पता है क्या होता है, पूरी की पूरी स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन होने का खतरा रहता है। अब उसी के अपोजिट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ये 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है? अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे देखता हुआ दिख जाऊँ, यहाँ पे स्क्रीन है भाई, यहाँ पे सिर्फ ऐसे कैमरा है। ओके, तो आप लोगों को सवाल आएगा कि सर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों, ये दो टाइप से रिप्रोडक्शन क्यों? तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा वेरिएशन हमें मिलता है। ज़्यादा वेरिएशन मतलब ज़्यादा चांस ऑफ सर्वाइवलेबिलिटी, मतलब ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसेस। वैसे आप लोगों को पता होगा, हमारा इंस्टाग्राम भी है, तो आप लोग वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो द नंबर ऑफ animals including human beings reproduce sexually, quite distinct variations are visible along the different individuals। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को हर एक इंडिविजुअल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखने वाला है। जैसे मैं ज़्यादा दूर मत जाओ, आपकी सिस्टर, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, आपके पापा, आपकी मम्मी, कितना ज़्यादा फेस में वेरिएशन है। देखो, 4 हाथ, 4 पाँव, एक सर, ये तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ माइन्यूट
वेरिएशंस है जिन वजह से हम लोग कम्प्लीटली डिफरेंट दिखते हैं। स्केलेटन्स के अंदर भी हर एक ह्यूमन के स्केलेटन के अंदर कई सारे वेरिएशंस होते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि ये वेरिएशंस बनते क्यों है, ये होता क्यों है, ये किस लिए होता है, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। उसके साथ साथ द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। अब ये वेरिएशन हम लोग सिर्फ एक जनरेशन में बात कर रहे हैं, आपके पापा से लेकर आप तक। अभी भी थोड़ा सा दर्द कर रहा है, ओके। तो आपसे लेके आपके पापा तक हम लोग सिर्फ एक जनरेशन में वेरिएशन पढ़ रहे हैं। लेकिन इमेजिन करो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन्स में ऐसे ही वेरिएशन आता जाएगा तो कितना अलग ऑर्गेनिज्म बनेगा जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बनने वाला है वो। ये भी काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। डायनासोर्स के बारे में भी आप लोग सोच सकते हो। डायनासोर्स धीरे धीरे जो बच गए डायनासोर्स तो वो धीरे धीरे इवॉल्व करते हुए हम लोगों तक आ चुके हैं। ये भी एक तरीके से वेरिएशन के कारण ही आता है। सो दिस इज़ वाई वेरिएशन इज़ इंपॉर्टेंट, और ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी कंसिडर्ड एंड वी शैल बी स्टडिंग देम अंडर इवोल्यूशन। तो हम लोग इवोल्यूशन के अंदर वो पढ़ेंगे। ज़्यादा इवोल्यूशन की बातें यहाँ पे नहीं करते हम लोग, थोड़ा सा आगे जाते हैं। हम लोग 1 मिनट में ये स्टूडियो लाइट ऑन कर देते हैं, ओके। तो अब हम लोग ऐसे मस्त लाल लाल चमक रहे हैं, चमक धमक, ओके। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर ये रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आते हैं, लेकिन ये कैसे आते हैं सर ये होता क्यों है? देखो, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, बस पेरेंट्स का डीएनए होता है। देखो, अब मैं आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, ये भी वैसे डीएनए का ही है बड़ा स्ट्रक्चर। देखो, ये पेरेंट्स का डीएनए है, एग्जैक्टली ऐसा कॉपी हो जाता है एंड बच्चे का डीएनए बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आधा डीएनए आएगा मम्मी से, आधा डीएनए आएगा पापा से, एंड ये मिलके एक पूरा का पूरा ऐसे डीएनए बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, दोनों से डीएनए आता है, एंड इस वजह से क्या है कि हर बार जो भी नया बच्चा बनने वाला है तो उसके अंदर वेरिएशन हमें दिखना काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ है। तो अगर इसके पास ब्लू आंखें है, मतलब मम्मी की अगर ब्लू आंखें है एंड अगर पापा की ब्लैक आंखें है, तो बच्चे के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा? एक तो ब्लू मिल सकती है या फिर ब्लैक मिल सकती है। तो ये एक वेरिएशन आ जाता है। ऐसे ही अलग अलग वेरिएशंस आप लोगों को मिलते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा उसके बारे में स्टडी करते जाएंगे। वही हम लोग आज के इस सेशन में इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, तो वो पढ़ने वाले हैं। देखो, अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये स्टार्ट किया था हमने। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन एंड सटल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये कॉमन बॉडी डिज़ाइन क्या है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले भी जिक्र किया था। आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके पापा के पापा, देखो, पापा के पापा, 2 हाथ 2 पैर 1 सर। उसके आगे अगर आप लोग चाहोगे तो आपके अंदर भी वैसा ही, एंड आपसे आगे भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही बॉडी डिज़ाइन कॉपी होता रहता आप लोगों को दिख जाने वाला है। सो या दिस इज़ द कैरिंग ओवर ऑफ बेसिक बॉडी डिज़ाइन। तो ये बेसिक बॉडी डिज़ाइन जो है तो वो कैरी होता हुआ आप लोगों को दिख जाने वाला है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चेंजेस है जो, या फिर उन्हें वेरिएशंस कह सकते हैं, तो वो आगे कैरी होते हुए आप लोगों को दिख जाएंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पापा, आपके दादा सेम नहीं दिखते। वेरी वेरी ऑब्जर्वेबल चेंज, वो लोग सेम नहीं दिखते। सेकेंड मोस्ट ऑब्जर्वेबल चेंज इज़ दैट शायद आपके पापा की हाइट छोटी होगी लेकिन आपकी हाइट अचानक बड़ी हो गई। सो दीज आर ऑल्सो वेरिएशंस जो कैरी ऑन होते हैं। अब एक और चीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंटरेस्टिंग है तो वो ये है कि मम्मी का और पापा का, दोनों का डीएनए, दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अगर पापा शॉर्ट है, मम्मी टॉल है, या फिर मम्मी टॉल है, पापा शॉर्ट है, तो आप लोग टॉल भी हो सकते हो या फिर आप लोग शॉर्ट भी हो सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन द न्यू जनरेशन इन टर्न रिप्रोड्यूसेस। अब ये सोच लो कि आप लोग रिप्रोड्यूस करोगे। हाँ सर, उसमें सोचना क्या है, सोच लो। उसके बाद आप लोग सोचोगे कि आप भी रिप्रोडक्शन करने वाले हो आगे जाके, तो आपके बाद वाला जो जनरेशन आएगा उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा। ये भी काफ़ी ऑब्वियस है। आपका जो बच्चा होगा या फिर आप जो बच्ची होगी, जो भी कह लो, तो उसका फेस आपके जैसा हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और भी कई सारी चीज़ें, जैसे सिर्फ आपकी ही हाइट के ऊपर नहीं, तो आपके, एंड मैं पकड़ के चल रहा हूँ दिस इज़ शी एंड दिस इज़ ही, तो अगर शी इज़ टॉलर देन हिम तो फिर
जो ऑफस्प्रिंग आने वाला है तो दैट कैन बी टॉलर देन फादर या फिर शॉर्टर या फिर इक्वल टू फादर, तो ऐसा वेरिएशन हमें देखने को मिल सकता है. द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज द न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस. तो नए मतलब जो नया ऑफस्प्रिंग तैयार होने वाला है तो वो पिछले जनरेशन्स के भी प्रॉपर्टीज़ लेगा एंड उसके साथ वेरिएशंस भी लेगा. अब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है मुझे लगता है. अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इनहेरिटेंस मतलब क्या. आपने सुना होगा ये इनहेरिटेड इस्टेट है. इनहेरिटेड इस्टेट मतलब क्या, परदादा की ज़मीन थी, दादा के पास आ गई, दादा से लेकर पापा के पास आ गई, पापा से लेकर आप इनहेरिट करोगे. इनहेरिट करोगे मतलब क्या, कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ आपके फैमिली में है और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर, ये ज़्यादा एक्सप्लेन करना ना पड़े. अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. अब देखो वेरिएशन हर स्टेप पे कैसे आता है ये जान लेते हैं. देखो हम सबसे पहले असेक्सुअल के बारे में बात करेंगे क्योंकि उनमें कम वेरिएशन होता है. बिल्कुल भी नहीं होता ऐसे नहीं, बहुत कम होता है. अब देखो ये सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है, इसने मतलब अब देखो एक अमीबा होगा तो अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, दो अमीबा सेल डिवीजन से प्रोड्यूस करता है. तो बिल्कुल वैसे ही दो ऑफस्प्रिंग्स को इसने जन्म दिया. तो यहाँ पे भी आप लोगों को ऐसे वेरिएशंस दिखने वाले हैं. अब इन्होंने इनके भी बच्चे हुए तो उनके बच्चों में भी आप लोगों को देखो वेरिएशंस तो मिलने वाले हैं, वेरिएशंस तो मिलने वाले हैं. सो ये इतने ज़्यादा वेरिएशंस तो हमें सिंगल सेल्ड असेक्सुअल में मिल रहे हैं. तो सोच लो कि द अबव डायग्राम शोज वेरिएशन इन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. फिर सोचो कितना ज़्यादा वेरिएशन आता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. मैंने ये ऐसे मतलब वर्ड टू वर्ड डाला है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड ये आप लोगों के दिमाग से चले जाने का बहुत ज़्यादा चांस है. तो हम लोग कोई भी चांस नहीं लेंगे भाई, आपके बोर्ड्स बहुत पास है. शायद 4 मार्च को पेपर है, 3 मार्च को पापा का बर्थडे है मेरे, नहीं हाँ 4 मार्च को ही पापा का बर्थडे, आप लोगों का साइंस का पेपर है. सो या ऑल द बेस्ट फॉर इट. If sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated as we will then discuss the rules of inheritance. अब देखो अब हमने ये तो जान लिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन आता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि ये किन रूल्स के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि नेचर में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर दैट आर बेस्ड ऑन सम और द अदर रूल. अब ये रूल्स किसने बनाए हैं, नेचर ने बनाए हुए रूल्स के ऊपर बेस्ड है. तो इनको हम लोग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कह देते हैं, जो एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे. काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब से आगे आने वाली है. लेकिन सवाल ये है कि डू ऑल दिस वेरिएशन स्पीशीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग इन एनवायरनमेंट विच दे विल फाइंड देमसेल्व्स. अब ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. आप लोगों को वेरिएशंस तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि वेरिएशंस हर बार टिके रहे. देखो बहुत ज़्यादा डीप बात कर रहा हूँ मैं. अब देखो आप लोगों को एक बैक्टीरिया है, ओके, एक बैक्टीरिया है, ये इसने समझो 3 बैक्टीरियाज को जन्म दिया, एक ऐसा येलो एंड एक ग्रीन बैक्टीरिया को जन्म दिया. तो इज़ इट नेसेसरी कि ये सारे के सारे वेरिएशंस टिके रहे, ये सारे के सारे वेरिएशंस अलाइव रहे, ये सारे के सारे वेरिएशंस आगे भी पास ऑन हो. तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है. जो सबसे ज़्यादा बेटर एडेप्टेबिलिटी शो करेगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा एडेप्ट करेगा, जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, जो सबसे ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करेगा, वही वेरिएशन टिकने वाला है. एंड जो बेसिकली जो वेरिएशन एडवांटेजेस होगा दूसरे वेरिएशन के कंपैरिजन में, क्या होगा, ये एडवांटेजेस है. तो ADVANTAGOUS, जो वेरिएशन एडवांटेजियस होगा तो वो टिकने वाला है काफ़ी ऑब्वियसली. एंड जो एडवांटेजियस नहीं है, जो यूजलेस वेरिएशन है, वो चले जाएगा. तो इसमें चले जाएगा पूरा. तो ऑब्वियसली नॉट, हमें आंसर भी मिल गया. मैंने आप लोगों को सब कुछ डेप्थ में एक्सप्लेन कर दिया. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस. एंड इन एडवांटेजेस के ऊपर ही जो वेरिएशन टिकने वाला है वो टिकेगा, जो नहीं टिकने वाला वो गायब हो जाएगा. अब ये गायब हो जाएगा मतलब क्या, एक्सटिंक्ट हो जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. गायब मतलब उसके आगे बच्चे ही नहीं होंगे, तो वो पूरे का पूरा वेरिएशन वाला सब स्पीशीज चले जाएगा. अब हम लोग थोड़ा सा हेरिडिटी के बारे में जानेंगे. हमने इनहेरिटेंस को पढ़ा, वही है हेरिडिटी. सर ये कैसे, हाँ, जो हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा वही है हेरिडिटी. हेरिडिटी मतलब क्या
इसके फैमिली की हेरिडिटी ये है। इनके तो हेरिडिटी में ही है झगड़ना, इनकी ये हेरिडिटी है। हेरिडिटी मतलब क्या? एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का पास होना, दिस इज़ हेरिडिटी। जैसे हम लोग 2 मिनट के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ ओके, एलिफेंट ले लो। एलिफेंट का जो सबसे पुराना एंसेस्टर है मैमथ, तो मैमथ से लेके आज तक के एलिफेंट्स, इंडियन एलिफेंट्स, अफ्रीकन एलिफेंट्स, सब के अंदर सूंड है एंड दैट विल बी कॉमन जितने भी बच्चे होंगे। तो ये एक हेरिडिटी की तरह आप लोग ले सकते हो। या फिर हाँ, बस यही एक एग्जांपल है, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। तो कुछ हेरिडिटी के कुछ रूल्स हैं एंड उनके हिसाब से ही कुछ चीज़ें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट की जाती है। तो ये लॉज या फिर ये रूल्स बनाने का काम हेरिडिटी बेसिकली करता है। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक ऑन दिस रूल्स। अब ये जो रूल्स है तो इन्हें सबसे ज़्यादा भाई ढूंढ निकाले थे, मतलब सबसे पहले ढूंढ निकाले थे एक मैथमेटिशियन ने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथमेटिशियन का क्या काम है, ये तो बायोलॉजी की चीज़ है। हाँ, लेकिन वही तो, दिस इज़ हाउ साइंस डेवलप्स। तो साइंस के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बायोलॉजिस्ट हो तो आप लोग सिर्फ बायोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, केमिस्ट हो तो सिर्फ केमिस्ट्री का ढूंढोगे। तो एक साइंटिस्ट था जो चर्च के अंदर रहता था उस टाइम पे, एक मैथमेटिशियन था जो चर्च के अंदर रहता था। तो उसने ना चर्च के अंदर बैठकर कई सारे, मतलब चर्च का जो खेत होगा तो वहाँ पे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और हमें वो दिए कुछ रूल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए। तो वो एक्सपेरिमेंट भी हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग उससे पहले इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में जानेंगे। इनहेरिटेड ट्रेड्स मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स, दो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको हम लोग ट्रेड्स कह देते हैं। अब देखो इससे हमें क्या समझ में आता है। वी नो दैट चाइल्ड बियर्स ऑल बेसिक फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बींग, हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स एंड ह्यूमन पॉपुलेशन हैव ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन एंड इन वेरिएशंस को हम लोग ट्रेड्स कह देते हैं। जैसे किसी बच्चे का ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी ब्लू आइज ब्लैक आइज, दिस इज़ अ ट्रेट। ओके, ये दोनों पेयर है। या फिर किसी के घुंघराले बाल है चलता जैसे सब उसके, ओके बहुत हो गया गाना। तो घुंघराले बाल है या फिर किसी के सीधे बाल है, सो दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट। अब वैसे ही और क्या हो सकता है, कोई बच्चा लंबा है तो कोई बच्चा छोटा है, कोई पौधा बहुत लंबा है तो कोई पौधा बहुत छोटा है, ग्रो ही छोटा होता है। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स जो डिटरमाइन होते हैं, जो इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और हम लोग अब से ट्रेट ही पढ़ने वाले हैं। अब वैसे सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दो आप लोगों को भाई, ये सारी की सारी चीज़ें ना डीएनए के बहुत ज़्यादा क्लोज बेसिस है। क्लोज मतलब डीएनए में, ओके हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं। डीएनए इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल भी कहलाता है। उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जब आप छोटे बच्चे, आई मीन एक सेल जितने छोटे होते हो, तो आप आपके पेरेंट्स का डीएनए इनहेरिट करते हो ऑब्वियसली। उसी के साथ साथ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी इनहेरिट करते हो एंड उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इनहेरिट करने के बाद ही आपके बॉडी को समझ में आने लगता है कि हाँ भाई ये ऑर्गन ये है, ये ऑर्गन का फंक्शन ये है, ये ऑर्गन ऐसे डेवलप होगा जब आप मम्मी के वूम्ब के अंदर आओगे। उसके बाद जब आप बड़े हो जाओगे तो उसके बाद भी आप लोगों का स्किन का कलर कैसा होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लाइक मैं आपका एजुकेटर स्वानंद, वहाँ पे आप लोगों को ऊपर नाम दिख रहा होगा। तो मेरे मम्मी के आइज़ ब्राउनिश है, पापा के आइज़ ब्लैक है, तो फिर मेरे अंदर उन दोनों का डीएनए है, तो इस वजह से मेरे आइज़ थोड़े से ब्राउनिश है। सो इस तरीके से डिसाइड होगा कि कौन सा ट्रेट दिखने वाला है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स भाई एक मिनट, हिंदी थोड़ा स्लाइड हो गया, ओके। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक दिखने वाला है और कौन सा नहीं दिखने वाला है, ये सब कुछ डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ। तो ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होते हैं एंड फिर उसके बाद बच्चे के अंदर वो फाइनली शो होते हैं, बिकॉज बच्चा पापा का हाफ मम्मी का हाफ डीएनए लेता है एंड उसके बाद ही बन जाता है। ओके, आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर एंड या दिस इज़ हाउ बेसिकली आवर बॉडी वर्क्स। तो हमने इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम लोग आ जाते हैं उन रूल्स के बारे में जिनके ऊपर इनहेरिटेंस डिपेंड करती है।
अब आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस क्यूरियोसिटी होगी, ऑब्वियसली आप लोगों को क्यूरियोसिटी फील हो रही होगी कि सर ये हेरिडिटी भी जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो वो भी कुछ रूल्स के ऊपर डिपेंड करती है। कितनी अमेजिंग चीज़ है। जी हाँ, ये है एक अमेजिंग चीज़, इसलिए तो ये डिस्कस करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आओ उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगेन ये एक रिकॉर्डिंग है, बाकी सारे सेशंस लाइव है। दिस इज़ 4th एपिसोड। अगर आप लोगों ने तीनों एपिसोड लास्ट के मिस कर दिए थे तो वो आप लोग एक बार देख लो, ताकि आप लोगों का साइंस का पेपर ऐसे मतलब हलवा जाए, एकदम इजीली आप लोगों का साइंस का पेपर जाए, इसलिए आप लोग वो पढ़ सकते हो। अब देखो, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। अब ये मेंडल नाम के साइंटिस्ट की कहानी सुनते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे चिल करो, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए ले लो और हम लोग कहानी सुनेंगे मेंडल बाबा की। तो मेंडल बाबा 18 के टाइम पे, मतलब चर्च के वहाँ पे थे। ही वॉज अ रिनाउंड मैथमेटिशियन। तो वो चर्च के वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे उन्होंने लैंड के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने प्योर लाइन के पी प्लांट्स, मतलब मटर के पेड़ लिए जो कि प्योर लाइन थे। अब प्योर लाइन मतलब क्या? प्योर लाइन मतलब प्योर ब्रीड। जैसे लेब्राडोर की प्योर ब्रीड होती है, डॉबरमैन इज़ अ प्योर ब्रीड, तो वैसे प्योर ब्रीड वाले पी के प्लांट्स लिए। और उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। 8 सालों तक एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन सिंस ही वॉज अ वेरी वेरी शाई गाय, तो इसलिए उनके एक्सपेरिमेंट्स कभी लोगों के नज़र में ही नहीं आए। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब बायोलॉजी का कंसेप्ट पढ़ने के लिए मैथमेटिकल अप्रोच अपनाया गया था। दिस क्रिएटेड अ लार्ज प्रॉब्लम। कैसे एक्सेप्ट करोगे कि भाई कोई मैथ्स वाला बंदा आके हमें बायोलॉजी पढ़ा रहा है? तो इसलिए उनका काम ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर 3 साइंटिस्ट ने इन्हीं का काम फिर से खोज निकाला, एंड तब उन्हें पता चला कि भाई ये कितने महान साइंटिस्ट थे। एंड इन्होंने ये कैलकुलेशंस जो अब हम जानने वाले हैं, ये लगभग 50 से 60 साल पहले कर रखी थी। सो दिस इज़ वाई ही इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट, एंड उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड उनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने बता दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मज़ा आए, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं। ओके, द रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ फादर एंड मदर कॉन्ट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वली फॉर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि पापा का मम्मी का डीएनए मिलकर बन जाता है बच्चे का डीएनए में कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट इट ट्राइज टू से। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। Thus for each trait there will be 2 versions in each child। काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है। अब इससे हमें क्या समझ में आता है वो थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री के थोड़ा सा मतलब लॉजिकल सेंस में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, मम्मी का डीएनए आ रहा है एंड पापा का डीएनए आ रहा है, तो जब बच्चे के अंदर ये दोनों डीएनएस हाफ हाफ जाएंगे तो ऑब्वियसली आधी प्रोबेबिलिटी होगी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मी के जैसी हो एंड आधी प्रोबेबिलिटी होगी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पापा के जैसी हो। अब इससे हमें क्या समझ में आ जाता है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये पैटर्नल मैटरनल मतलब क्या? पैटर्नल डीएनए मतलब पापा वाला डीएनए, मैटरनल डीएनए मतलब मम्मी वाला डीएनए। तो इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स का मिक्सचर होगा एंड इनमें से कोई एक ही ट्रेट है तो वो एक्सप्रेस होने वाला है बच्चे के अंदर, एंड एक ट्रेट छिपा रहने वाला है जो एक्सप्रेस नहीं होगा। जैसे आप लोग एक मिनट थोड़ा सा खा लेता हूँ मैं। ओके, हाँ, तो जैसे कि चलो मान लेते हैं मम्मी हैज़ ब्लू आइज एंड पापा हैज़ ब्लैक आइज, तो इसमें से सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स आगे के बच्चे में एक्सप्रेस होगा, एंड दिस डिपेंड्स ऑन कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ज़्यादा डोमिनेंट है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस वर्ड डोमिनेंट। एंड जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो होगा रिसेसिव ट्रेट। देखो, अब डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब ये जो डोमिनेंट है एंड ये जो रिसेसिव है, तो वो पता नहीं था साइंटिस्ट को जब मेंडल साहब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये काफ़ी ज़्यादा आगे जाके ये सारी की सारी चीज़ों का खुलासा हुआ। अब देखो, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट बाय गेटिंग बोथ द पेरेंटल डीएनए। हाँ, ओके, चलो, तो मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो मेंडल साहब ने किया था वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेंडल साहब ऐसे ही अपने गार्डन में पीस के प्लांट्स लगा के एक्सपेरिमेंट करने गए थे। तो इन्होंने क्या किया,
एक टॉल वाला पी का प्लांट लिया एंड एक शॉर्ट वाला पी का प्लांट लिया एंड इन दोनों का क्रॉस किया। मतलब क्या कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, तो वैसे इसका एंथर लिया एंड उसके ऊपर ऐसे झटका इसके स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टिग्मा से स्टाइल में जाके फिर नए पी का प्लांट बना। तो उस प्लांट को उन्होंने देखा एंड वो चौकन्ना रह गए। यहाँ पे तो सारे के सारे इन्हें टॉल ही प्लांट्स मिले। भाई साहब हो गए चौकन्ना। इन्होंने क्या किया, इन दोनों को लिया एंड इनका क्रॉस करवा दिया। तब इन्हें और एक चीज़ मिली जो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। तो वो ये था कि 3 इनको टॉल मिले एंड एक छोटू प्लांट मिला। अब देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी नेमिंग सीख लेते हैं। अब जो हमने डोमिनेंट सीखा था, जो रिसेसिव सीखा था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। डोमिनेंट ट्रेट इज़ द ट्रेट जो अगर होगा तो वो दिखेगा। डोमिनेंट मतलब जो डोमिनेंट है, जो राजा वाला ट्रेट है कि जो आना ही चाहिए। एंड एक होता है रिसेसिव ट्रेट जो मेजॉरिटी में होगा तो आ जाएगा, नहीं आया तो नहीं आया। तो देखो हम लोग प्योर ब्रीड को, मतलब प्योर टॉल ब्रीड को हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड प्योर शॉर्ट ब्रीड को हम लोग छोटा टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये सारे के सारे बच्चे जो आए थे ना, तो ये दोनों के क्रॉस थे। तो ये सारे के सारे थे टॉल टी कैपिटल टी। अब क्रॉस को हम लोग कह देते हैं हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड थे एंड इन दोनों हाइब्रिड को जब हमने क्रॉस कराया ना, तो हमें ऐसा सनकता, मतलब ऐसा एकदम अमेजिंग रिजल्ट मिला कि भाई इनका थोड़ा सा हम लोग, अब ये क्रॉस ब्रीडिंग कैसे होता है इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एम्प्टी पेज पे आते हैं। देखो टी टी, अब देखो टी और ये टी एंड ये छोटा वाला टी, ये टी एंड ये वाला टी, एंड देखो एंड ये टी एंड ये वाला टी। अब देखो हमें 4 मिल गए पेड़ पौधे नए। अब ये देखो टॉल टी वाला ऑब्वियसली क्या होगा, टॉल होगा। ये क्या होगा, इसके अंदर देखो कैपिटल टी इज डोमिनेंट, तो ये टॉल आ जाएगा। इसके अंदर भी देखो कैपिटल टी है, मतलब डोमिनेंट ट्रेट है, तो टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। अभी मैंने ये साइंटिफिकली क्लियर कर दिया है एंड मैं बोल के भी सुना रहा हूँ। एंड ये हो गया रेसिसिव ट्रेट। तो दोनों रेसिसिव होने के कारण ये शॉर्ट हो गया एंड इस तरीके से मेंडल भाई साहब को ये ऑब्जर्वेशन मिला कि भाई ये था टी, ये था टी एंड ये था टी। अब आप लोगों को सवाल इसके ऊपर ये आएंगे कि इसका रेशो क्या है। तो देखो 3 टॉल 1 शॉर्ट, तो रेशो इज इक्वल टू 3:1। अगेन एक और सवाल आएगा कि हाउ मेनी हाइब्रिड क्रॉसेस डिड ही गेट। हाइब्रिड क्रॉसेस 2 मिले। हाउ मेनी प्योर लाइन डिड ही गेट, तो वो भी 2 मिले। हाउ मेनी रेसिसिव ट्रेट डिड ही गेट, तो ये 1 ही मिला। हाउ मेनी प्योर डोमिनेंट ट्रेट ही गॉट, इट वॉज ऑल्सो 1। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके ऊपर सवाल बनने के 101% चांसेस है। अब देखो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा इनके और थोड़े से डिटेल नॉमेनक्लेचर के ऊपर बात करते हैं। जब हमने सबसे पहला वाला क्रॉस किया ना, तो इस जनरेशन को हम लोग कहेंगे F1 जनरेशन। ओके, एंड F1 का जब हमने क्रॉस किया ना, तो इस जनरेशन को हम लोग कहेंगे F2 जनरेशन। अब ये क्यों जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आप लोग भूल सकते हो कि F1 क्रॉस क्या है, F2 क्रॉस क्या है। अब मुझे बताओ F1 क्रॉस के अंदर हमें कितने टॉल मिले, सारे के सारे टॉल मिले F1 क्रॉस के अंदर। देखो F1 क्रॉस के अंदर हमें सारे के सारे टॉल मिले। उसके बाद सवाल ये आ जाता है कि ओके हाँ, तो सवाल ये आ जाता है कि F2 क्रॉस के अंदर, F2 क्रॉस के बाद हमें कितने टॉल मिले। हमें 3 टॉल मिले। शॉर्ट कितने मिले, 1 मिले। तो बस यही डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा यहाँ पे है। सो या अब इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो मेंडल भाई साहब बहुत ज़्यादा भौंकला गए थे, तो इसके बाद हमें क्या क्या कंक्लूजन्स मिला उनके बारे में बात कर लेते हैं। दिस लेड मेंडल टू प्रपोज 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर कॉल्ड एज जीन। अब देखो ये जो ट्रेट थे ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में बटे थे, तो इनको इन्होंने फैक्टर कहा था। यहाँ तक फैक्टर जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहे हैं,
इन्हें हम लोग आज के टाइम पर जीन्स कह देते हैं, तो उनके टाइम पर इन्हें फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर इज़ द वर्ड दैट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग। अब देखो तो ये फैक्टर्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ट्रेट्स को, कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को जो अपना बेबी प्लांट शो करेगा। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स दो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब इससे ऊपर मैं एक और बात बताना चाहूँगा भाई, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सिंस आपके एनसीईआरटी माता दो कहती है तो हम लोग दो मानेंगे। अब देखो, इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ टीटी एंड टीटी आर स्मॉल प्लांट्स व्हाइल ओनली। अब देखो वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखो, ट्रेट्स लाइक टी आर कॉल्ड एज डोमिनेंट ट्रेट्स while those that behave like T are called as recessive trait। अब ये बिहेव कैसे करते हैं, अगर कैपिटल टी की बात करें तो वो डोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस होगा ही होगा, तो उसे हम लोग डोमिनेंट ट्रेट कह के छोड़ देंगे। एंड जो थोड़ा सा ऐसे शाय है, जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिसेसिव ट्रेट। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें सीखने को क्या क्या मिला। एक बात तो ये है कि अब देखो यहाँ पे शॉर्टनेस थी, यहाँ पे शॉर्टनेस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अचानक शॉर्टनेस दिख गई। इसका मतलब क्या, कि वो ट्रेट बॉडी के अंदर यहाँ से यहाँ तक पास हो रहा था, एक्सप्रेस नहीं हो रहा था लेकिन पास तो हो रहा था। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो। अब ये आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। देखो मान लो आपके दादाजी बहुत ज़्यादा टॉल थे, आपकी दादी जी बहुत ज़्यादा छोटी थी। अब इसके इफेक्ट में क्या हुआ कि आपके पापा जी बहुत ज़्यादा छोटे हो गए एंड आपकी मम्मी भी हाइट में छोटी है, लेकिन अचानक आप टॉल बन गए। तो दिस डजंट मीन कि आपके अंदर टॉलनेस नहीं था। दिस जस्ट मीन्स कि पापा के अंदर टॉलनेस वॉजंट विजिबल, लेकिन आपके अंदर वो आ चुका है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपकी दादी माँ बहुत ज़्यादा छोटी थी, आपके दादाजी बहुत ज़्यादा टॉल थे। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि आप आ गए, आपके साथ थे चार भाई, चार के चार भाई टॉल ही निकल गए। ओके, उसके बाद आपके बच्चे हुए एंड आपके भी, मान लो आपके चार बच्चे हुए, वैसे चार बच्चे इज़ टू मच, बट मान लो आपके चार बच्चे हुए एंड उनमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा निकला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक शॉर्टनेस कैसे आ गई। दिस इज़ बिकॉज आपकी दादी माँ छोटी थी एंड वो जीन्स आपके अंदर आ गई, आपके अंदर से आपके बच्चे के अंदर आ गई। दिस इज़ हाउ इट इज़। सो आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर, इसमें कुछ बताना ना पड़े। प्रिटी ईजी आई थिंक। हाउ डू, अब ये भी सवाल आता होगा आपके दिमाग में कि सर ये एक्सप्रेस कैसे होते हैं। हाँ, होते तो है, एक्सप्रेस भी होते हैं, लेकिन ये होते कैसे है, हाउ इज़ द क्वेश्चन, एंड सो वी विल ट्राई टू आंसर दिस। अब देखो, सेल्युलर डीएनए इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। सेल्स के अंदर प्रोटीन्स कैसे बनते हैं वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। डीएनए से इंफॉर्मेशन चली जाती है आरएनए के अंदर। आरएनए क्या करता है, आरएनए अमीनो एसिड्स को ऐसे 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 मतलब एक चेन बना देता है एंड ये चेन इतनी लंबी हो जाती है कि एक ऐसा ग्लोब्यूल तैयार होता है एंड इस ग्लोब्यूल को हम लोग प्रोटीन कह देते हैं प्यार से। तो प्रोटीन बनाने का काम इनडायरेक्टली डीएनए ही करता है, मैसेज छोड़ के। आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर। तो सेल्युलर डीएनए इज़ द इंफॉर्मेशन स्टोरिंग सेंटर एंड वही डिसाइड करता है कि कितना प्रोटीन बनेगा, आप लोग कितने टॉल बनोगे, आप लोग कितने शॉर्ट बनने वाले हो। अब देखो, a section of DNA that provides information on one protein is called as gene for that protein। अब मान लो इतना बड़ा डीएनए है, इसमें से सिर्फ इतना ही पार्ट है जो एक प्रोटीन बनाता है, तो इस स्पेसिफिक पार्ट को हम लोग जीन कहेंगे, जीन फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोटीन। अब प्रोटीन, सबसे बेसिक वाला प्रोटीन हम लोग कौन सा मान ले, चलो कोई भी XYZ नाम का, तो XYZ नाम के प्रोटीन की जीन ये है। सो दिस इज़ हाउ वी कॉल इट। ओके, वी नो दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स। अब देखो, प्लांट्स के अंदर मैसेज सेंड या रिसीव करने के लिए नर्वस सिस्टम नहीं होती, उनके अंदर होती है हार्मोन्स वाली सिस्टम, जो हार्मोन्स के बेसिस पे काम करती है, जो हार्मोन्स को लेकर उसके साथ काम करती है। ये तो आप लोगों को पता होगा, पता ही होना चाहिए। एंड हार्मोन्स जैसे कौन से हो गए, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिबरलिन्स हो गया, जो हमने लास्ट पूरे के पूरे बायो के सेक्शन में उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया है। ओके, तो ये कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हाइट बढ़ाने में काम आते हैं, जैसे ऑक्सिन।
तो ऐसे हार्मोन्स के बेसिस पे, मतलब बेसिकली ये हार्मोन्स ही डिसाइड करते हैं कि कोई भी प्लांट कितना बड़ा टॉल होगा। तो प्लांट हाइट कैन बी दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। अगर किसी प्लांट के अंदर 10 लीटर हार्मोन है, दूसरे किसी प्लांट के अंदर सिर्फ 5 लीटर हार्मोन है, तो कौन सा ज़्यादा टॉल होगा? ऑब्वियसली ये। तो इनडायरेक्टली जितना ज़्यादा हार्मोन उतना ज़्यादा हाइट प्लांट का। तो बिल्कुल वैसे ही जितना ज़्यादा हार्मोन उतना ही ज़्यादा प्लांट के अंदर ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा। तो बिल्कुल ऐसे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम लोग हार्मोन्स को बनाने वाले जीन को कंट्रोल करें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हार्मोन को बनाने वाले जीन को कंट्रोल करें, तो हम लोग प्लांट की हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। डायग्राम बना के समझ लेते हैं। देखो, हाइट को बढ़ाता है हार्मोन। हार्मोन को बनाने का काम करते हैं कुछ सेल्स जिनके अंदर होता है डीएनए के अंदर होती है कुछ जीन्स। अब ये जेनेटिकली डिसाइड होता है कि कितनी सेल्स, तो ये जेनेटिकली डिसाइड होता है कि कितना हार्मोन बनेगा। तो हमारे एट द एंड ऑफ द डे हमारे जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं कि कितना हार्मोन बनेगा उसके ऊपर डिपेंड है कि हमारी हाइट कैसे होगी। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे फीडबैक लूप के अंदर चीज़ें काम करते हुए आप लोगों को दिख जाने वाली है। सो देखो, अब देखो, अगर उस जो जीन जो हार्मोन बनाती है, तो अगर उस जीन के अंदर कुछ वेरिएशन आ जाता है, तो हार्मोन कितना बनेगा उसके ऊपर भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है। एंड बिकॉज हार्मोन कितना बनेगा उसके ऊपर चेंज आ जाता है, तो हाइट कितनी बढ़ेगी उसके ऊपर चेंज आ जाता है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। इफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट हैव बीन डिस्कस्ड आर करेक्ट, द बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डीएनए ऑफ प्रोजेनी ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर मम्मी वाला जीन एंड पापा वाला जीन, अगर मम्मी वाला जीन, मतलब प्लांट के अंदर बात कर रहा हूँ, अगर मम्मी वाला जीन कम हार्मोन बनाता है ना, तो प्लांट भी कम हार्मोन बनाएगा एंड कम हाइट बढ़ेगी उसकी। सो दिस इज़ हाउ जेनेटिक्स के ऊपर आप लोगों की हाइट भी डिपेंड होती है। आप कितने भी बादाम खा लो, आप कितना भी चिकन खा लो, अगर आप लोगों के जेनेटिक्स छोटे हैं, आई डोंट मीन दिस विद डिसरिस्पेक्ट, बट अगर आप लोगों के फैमिली में हाइट का थोड़ा सा इशू है, तो आप लोगों की भी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसमें कुछ ऐसे दिमाग लगाने वाली बात तो है नहीं। अब देखो, हाउ डू दिस ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस, हमने जान लिया। हाउ डू जर्म सेल्स गेट सिंगल सेट ऑफ डीएनए, ये भी आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा। इतनी देर से हम लोग कह रहे हैं मम्मी का हाफ डीएनए, पापा का डीएनए, मम्मी का डीएनए, पापा का डीएनए से आप लोग बनते हो, तो आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, पापा मम्मी। तो आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इनके डीएनए से मैं बना हूँ, इनके अंदर डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। अब देखो, ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। तो आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि हाँ भाई, इनके 2 स्ट्रैंड्स, तो यहाँ पे 4 स्ट्रैंड्स हो जाते होंगे। तो फिर मेरे अंदर तो सर डबल डीएनए होना चाहिए, ये आप लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है। एंड इसीलिए ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि 2 + 2 4 नहीं बन जाएंगे। ये भी आप लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है कि भाई डबल द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर आएगा। तो देखो बालकों, ऐसा नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ऐसे नहीं होता। तो सर कैसे होता है? देखो, हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक सेल जो नॉर्मल होते हैं एंड दूसरे सेल्स जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए बनाए जाते हैं। अब ये सेल्स जो होते हैं इनके अंदर, अब देखो, हाँ, इनके नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या होता है, देखो, पापा का भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, मम्मी का भी कैरेक्टरिस्टिक होगा। लेकिन जो रिप्रोडक्शन के लिए बने हुए सेल है, इनके अंदर इंडिपेंडेंटली सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड इनके अंदर इस वजह से हाफ द डीएनए या फिर हाफ द जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इनके अंदर हाफ ये होगा एंड ये इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड ये पास ऑन जब होंगे तो भी ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर ही पास ऑन होंगे। तो पापा का हाफ ही डीएनए जाएगा, मम्मी का भी हाफ ही डीएनए जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये हाफ डीएनए जा रहा होता है, तो तब इनके अंदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके अंदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं एंड इंडिपेंडेंटली पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर।
फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मी के अंदर, अगर मम्मी इज़ अ हाइब्रिड ऑब्वियसली, तो मम्मी के अंदर अगर टॉलनेस का एंड शॉर्टनेस के ऐसे दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उनके जो जर्म सेल्स होंगे, ओके, रिप्रोडक्टिव सेल्स को जर्म सेल्स कहते हैं। जर्म सेल्स के अंदर टॉलनेस सेपरेट सेल के अंदर जाएगी एंड शॉर्टनेस सेपरेट सेल के अंदर जाएगी, ऐसा आप लोग समझ लो। दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेटली आगे पास ऑन किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज द टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर एंड वाई वुड बी लिंक्ड टू द each other and cannot be independently inherited. This explains the fact that each gene set is present not as single long thread of DNA but separate independent pieces called as chromosomes. अब देखो ये हाफ डीएनए में कहा जा रहा हूँ, लेकिन भाई ये डीएनए इतना बड़ा होता है ना कि हम लोग देखो, ये मैं खा रहा हूँ ताकि मेरे दांत थोड़ा सा इन्हें रेस्ट मिले। हाँ, तो ये डीएनए इतना बड़ा होता है ना कि ये कॉइल किया जाता है। देखो ये डीएनए इतना बड़ा होता है, तो ये डीएनए इतना बड़ा, ऐसे 2 मीटर का होगा, तो इसे हम लोग ऐसे रोल करके सेट्स में बांट देते हैं एंड इन सेट्स को हम लोग कह देते हैं क्या, क्रोमोसोम्स। तो दीज आर क्रोमोसोम्स, सेट्स ऑफ डीएनए जो कि हर एक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल टॉल हाइट के लिए इतना सा क्रोमोसोम होगा, शॉर्ट हाइट के लिए इतना सा क्रोमोसोम होगा। तो ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। आई होप दिस इज प्रेटी क्लियर। मेंडल भाई साहब ने इसी के ऊपर काम किया था। Thus each cell will have 2 copies of each chromosome, one which is male and female parent. Every germ cell okay will take 1 chromosome from each pair. अब देखो नॉर्मल सेल्स के अंदर ऐसे होगा, तो ओके चलो थोड़ा सा हम लोग सोफिस्टिकेटेड ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल सेल के अंदर ऐसे होगा, वैसे आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, चलो भाई आप लोगों को मियोसिस भी पढ़ा देते हैं। देखो सेल रिप्रोड्यूस करता है तो उसके अंदर डीएनए क्या होता है, डीएनए का क्या होता है वो जान लेते हैं। देखो सबसे पहले सेल के अंदर ऐसा डीएनए होगा, तो वो जब रिप्रोडक्शन के स्टेज में आएगा तो सेल बड़ा हो जाएगा, डीएनए भी ऐसे खुद को डबल कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, ये बीच में से टूट जाएगा, इसके अंदर इतना सा आएगा, दूसरे के अंदर इतना आ जाएगा। उसके बाद मियोसिस के टाइम पर, मतलब मियोसिस किया जाता है स्पेसिफिकली सिर्फ जर्म सेल्स बनाने के लिए, तो इसके अंदर इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ ऐसे चले जाता है। एंड बिकॉज यहाँ पे हाफ ही जेनेटिक मटेरियल होता है, हाफ ही जेनेटिक मटेरियल होता है, हाफ ही जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इस वजह से क्या होता है आप लोगों को, जब ये दोनों, मतलब देखो ये हाफ एंड दूसरे किसी सेल का हाफ, तो ये जब मिल जाते हैं तो एक बन जाता है। सो दिस इज़ हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। एंड तब जब देखो यहाँ से यहाँ पे जाता है ना, तो सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स आगे कैरी होगी, एक ही कैरेक्टरिस्टिक आगे कैरी होगी, मतलब हाफ ही क्रोमोसोम, मतलब एक ही क्रोमोसोम आगे कैरी होगा आउट ऑफ 2 क्रोमोसोम्स। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। तो भाई चीज़ें ऐसे काम करती है। When 2 germ cells combine, they will restore the normal number of chromosomes in the progeny, ensuring the stability of DNA of species. सर कितनी डिफिकल्ट लाइन बताती, देखो इसका क्या मतलब है। देखो when 2 germ cells combine, जर्म सेल्स मतलब क्या, देखो मम्मी का एग, पापा का स्पर्म, when they combine, तब इसके अंदर हाफ डीएनए, इसके अंदर हाफ डीएनए, ये मिला के बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। तो एक सेल बना देते हैं जिसका नाम होता है जाइगोट, एंड ये जाइगोट आगे जाके बेबी बना देता है। बेबी को बेस पसंद है तो ये बेबी बना देता है। तो यहाँ पे डीएनए का नंबर, डीएनए का अमाउंट स्टेबलाइज किया जाता है, मतलब जितना पेरेंट्स के नॉर्मल सेल में था उतना ही आगे जाके जाइगोट के अंदर भर दिया जाता है। अगर यहाँ पे 23 होंगे इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे जाके 23 पेयर्स बन जाएगी। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग के जर्म सेल के अंदर 23 इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स होते हैं जो आगे जाके पेयर करेंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे जो कि जाइगोट के अंदर होंगे। आई होप दिस इज़ प्रीटी ईजी, कुछ भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। आप लोग अगर
ये आपकी भाषा में भी लिख देते हो ना, तो भी आप लोगों के मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। देखो, सच मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन्स द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड इज यूज बाय सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कंक्लूडिंग लाइन है। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, पहले मियोसिस होगा, उसके बाद जर्म सेल्स मीट होंगे, उसके बाद डीएनए का नंबर रिस्टोर हो जाएगा एंड उसके बाद एक नया पौधा बन जाएगा। तो यही बेसिकली मेंडल का एक्सपेरिमेंट भी बताता है, एंड अगर ये होता है तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। आई होप दिस इज़ मक्खन क्लियर, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। आई होप नहीं, कुछ होना ही नहीं चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई चलो, हाँ जाइगोट बन गया, हाँ सर जाइगोट बन गया। अब हमें बताओ कि ये जाइगोट मेल है या फीमेल है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब जेंडर बच्चे का कौन सा है ये जानना। अब इसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, अब देखो ये पूरा का पूरा मैं नहीं पढ़ा रहा, आप लोग बस एक बार एनसीईआरटी देखोगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आने वाला है। लेकिन हम लोग इस टॉपिक में सिर्फ ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, मेल, ऑब्वियसली फीमेल। तो देखो, मेल के अंदर बाकी सारे क्रोमोसोम्स सेम होते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम का पेयर डिफरेंट होता है एंड वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज़ एक्स एंड वाई। फीमेल के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम सेम होते हैं एंड उसके सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर भी एक्स एंड एक्स ही होता है। अब देखो, अब ये दोनों रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमें मिल जाता है एक्स एक्स, ये प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ये वाला एक्स, ये वाला एक्स एक्स एंड ये वाला, अच्छा हाँ ये वाला एक्स। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ये देखो ये वाई, उसके बाद x। तो बिल्कुल कुछ ऐसे ही आ जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके बाद देखो ये y एंड ये y एंड उसके बाद x। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों के क्रोमोसोम्स भी आगे जाके डिटरमाइन हो जाता है कि ये बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। अब देखो एक्स एक्स है तो फिर ये क्या बनेगा, फीमेल। एक्स एक्स हो तो ये क्या बनेगा, फीमेल। एक्स वाई है तो ये बनेगा मेल। एक्स वाई है तो ये बनेगा मेल। सो दिस इज़ हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन हैपन्स इन ह्यूमन बींग्स। अगर इसके ऊपर आप लोगों का सवाल आता है तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे किससे। Humans have 23 pairs of chromosomes, out of which 22 are autosomes and the one rest is called as sex chromosome. Sex chromosome is responsible for what? For the gender of the baby या फिर gender of the new offspring. अब देखो, after the fertilization, the chromosomes, after the sexual reproduction, the chromosomes arrange themselves in the form of या फिर आप लोग ऐसे कह सकते हो कि आफ्टर द सेक्सुअल क्रोमोसोम्स द जेंडर ऑफ बेबी इज डिसाइडेड व्हेन द फीटस इज इन व्हेन इट इज़ इन द जाइगोट स्टेज। तब आप लोग ये कह सकते हो कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये रिफॉर्म हो जाते हैं। एंड अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स साथ में आ जाते हैं तो एक फीमेल बनती है। अगर एक्स वाई आ जाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एक्स वाई आ जाता है तो मेल मिल जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। चांसेस ऑफ हैविंग मेल और फीमेल इज़ 50-50। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी मेंशन करो, 3 मार्क आपके कहीं भी नहीं जा रहे। एंड एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लो। अब हमने चैप्टर का पहला पार्ट ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर के दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट का नाम है इवोल्यूशन। पानी पी के आता हूँ, रुको। ओके भाई, अब हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक स्टोरी सुनेंगे एंड इसके थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इवोल्यूशन है क्या। कई लाखों साल पहले की बात है, जब पूरी की पूरी धरती गर्म से ठंडी हो रही थी, तब अर्थ के ऊपर H2O मतलब पानी बनना स्टार्ट हो गया था। एटमॉस्फेयर में CO2 नाम का गैस था एंड H2O CO2 एंड हवा में नाइट्रोजन नाम का भी गैस था। तो
शुरुआत में क्या होता है, ये सारे के सारे कंपाउंड्स आपस में मिलना, रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड कुछ बेसिक प्रोटीन्स, कुछ बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। अब ये धीरे धीरे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं एंड ये सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर ऐसे कवर आ जाता है तो एक सेल बन जाता है। धीरे धीरे ये सेल खुद के ऊपर नए नए मॉडिफिकेशन करता जाता है, खुद को फ्लैजेला लगा देता है, तो कभी कभी सीलिया लगा देता है एंड एक टाइम ऐसे आ जाता है कि 2 सेल एक साथ रहने लग जाते हैं। उसके बाद इनका रिलेशनशिप बहुत तगड़ा हो जाता है एंड एक समूह कॉलोनी एक साथ रहना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे सेल्स हो जाते हैं जो खुद का खाना खुद बनाना सीख जाते हैं, उन्हें हम लोग कह देते हैं प्लांट्स। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों को चुरा कर खाना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें हम लोग कहेंगे एनिमल्स। एनिमल्स आगे जाके खुद को मूव कराना सिखा देते हैं एंड शिकार करना स्टार्ट कर देते हैं, घास खाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड प्लांट्स धीरे धीरे, अब ये सब कुछ पानी के अंदर हो रहा है, ओके। एंड जो प्लांट्स होते हैं, एक मिनट, हाँ ऐसे, एंड प्लांट्स जो होते हैं तो वो खुद का खाना खुद बनाना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, हाइट्स बढ़ा लेते हैं एंड बहुत सारे नए नए प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये प्लांट्स धीरे धीरे ऐसे होते हैं कि जो बहुत बेसिक लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन शो करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि ये सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ओवरीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं एंड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। वेरी वेरी ऑब्वियस स्टोरी। अब बिल्कुल वैसे ही ह्यूमंस के अंदर, सॉरी एनिमल्स के अंदर, जो एनिमल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो शिकार करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके अंदर आँखें आ जाती है, कान, नाक, सब कुछ आ जाता है एंड धीरे धीरे ये पानी से निकल कर ज़मीन पर आना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद कुछ लोगों को पंख आ जाते हैं, तो कुछ लोगों को हार्ड शेल्स आ जाते हैं बॉडी पे, तो कुछ लोगों को हेयर आ जाते हैं, तो कुछ लोग वापस पानी में जाते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है एंड धीरे धीरे हमें आज जहाँ पर हम लोग हैं इवोल्यूशन के अंदर, जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। तो इस पूरी की पूरी स्टोरी को बताने के पीछे आप लोगों को ये लॉजिक था कि दिस इज़ इवोल्यूशन, दिस इज़ हाउ इवोल्यूशन वर्क्स, दिस इज़ व्हाट इवोल्यूशन एक्चुअली इज़। है ना इंटरेस्टिंग? ये इवोल्यूशन एक नॉन स्टॉपिंग अनस्टॉपेबल प्रोसेस है बेसिकली। ये कभी स्टॉप नहीं होगा एंड ये इवोल्यूशन जैसे चलता आ रहा है लाखों करोड़ों सालों से, वैसा ही आगे भी चलने वाला है। एक सेल से लाइफ स्टार्ट हुई एंड आज हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो कि कॉलोनीज में रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड दिस इज़ व्हाट इवोल्यूशन इज़। इवोल्यूशन इज़ अ अनस्टॉपेबल प्रोसेस एंड it is responsible for all the different species that we see in our environment. I hope this is pretty clear. This is what evolution actually is. अब हम लोग आ जाते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर, तो वो ये है कि हमने क्या किया, एक एक्टिविटी करी। अब देखो पॉपुलेशन में वेरिएशन आ जाता है, लेकिन ये वेरिएशन क्यों आ जाता है, कौन से ऐसे कारण होते हैं जिन वजह से हमें ये वेरिएशन नज़र आते हैं, ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने क्या किया, कई सारे कीड़ों को एक साथ लिया एंड उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का हमने ट्राई किया। सबसे पहले हमने क्या किया, लाल कलर के बीटल्स ले लिए एंड आप लोग यहाँ पे 3 केस स्टडीज़ देख सकते हो। ऊपर कौवे है, बीच में ब्लू कलर के एंड डायग्राम में आप लोग यहाँ पर नीचे भी देख सकते हो सारे के सारे लाल कीड़े। अब 3 डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सर्कमस्टांस जहाँ पर क्या हुआ कि सारे के सारे लाल कीड़े थे, तो कौवों को वो कौवे ब्लैक कलर के बर्ड्स जो है, तो उन लोगों को ये बहुत जल्दी से दिख रहे थे, तो उनका शिकार होना लगा। तो उनमें से एक चालाक था, उसने अपना कलर बदल के ग्रीन कर लिया। है ना इंटरेस्टिंग? फॉरेस्ट के अंदर उसने अपना कलर ग्रीन कर लिया, तो इस वजह से वो दिखना बंद हो गया। तो कुछ समय के बाद सारे के सारे रेड कलर के स्पीशीज़ चले गए। हाँ, वैसे एक और बता दूँ बात कि इवोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज़ बनती नहीं है, तो कुछ स्पीशीज़ मिट भी जाती है। जैसे कई सारे डायनासोर की स्पीशीज़ मिट चुकी है, कई सारे बड़े बड़े एलिफेंट के स्पीशीज़ जो है तो वो मिट चुकी है, कई सारे बर्ड्स की स्पीशीज़ है तो वो मिट चुकी है, कई सारे राइनासोरस की, कुत्तों की, ह्यूमंस की, मंकीज़ की भी स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी है। सो दिस इज़ हाउ इवोल्यूशन इज़। नए एनिमल्स डेवलप होते हैं, पुराने वाले झड़ जाते हैं। तो ये वेरिएशन कैसे आता है, ये आप लोग सोचना काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है, तो वो हम लोग जानेंगे। तो स्टोरी में बता रहा था कि फॉरेस्ट के अंदर ग्रीन कलर वाले बीटल्स तो कौवों को दिखे नहीं, तो वो बचे।
तो एक टाइम ऐसे आया कई सारे जनरेशन्स के बाद कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ही बच गए क्योंकि वो दिख नहीं रहे थे। तो वहाँ पे उन्हें सर्वाइवल एडेप्टेबिलिटी मिल गई, इस वजह से वो जिंदा रह गए। तो इन्हें एक एडवांटेज मिला। इस एडवांटेज के कारण वो जिंदा रह गए इन कंपैरिजन टू रेड कलर की बीटल्स जिनको खाया गया। अब नेक्स्ट क्या आ जाते हैं हम लोग कि वैसे ही एक और जंगल में सारे के सारे रेड बीटल्स थे, लेकिन गलती से क्या हुआ, एक ब्लू बीटल निकल के आया। कुछ समय के बाद क्या हुआ, गलती से एलिफेंट ने पैर रख दिया एंड झटके में सारे के सारे रेड कलर के बीटल्स मर गए। सिर्फ बचे रहे तो वो थे ब्लू बीटल्स एंड सिर्फ फिर उनकी ही पॉपुलेशन उस जंगल में हो गई। ये कुछ हद तक डायनासोर जैसा लगता है। बड़े बड़े सारे डायनासोर्स मर गए एंड सिर्फ और सिर्फ छोटे बच गए एंड फिर उन्होंने इवोल्यूशन आगे किया एंड सिर्फ हमें आप आजकल छिपकलियाँ ही दिख जाती है, मगरमच्छ दिख जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हुई तो वो ये थी कि एक भाई जंगल में सारे के सारे रेड बीटल्स थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो जंगल में बहुत ज़्यादा खाने का शॉर्टेज आने लगा। तो उनका नरिशमेंट नहीं हो रहा था, वो माल न्यूट्रिशन होने स्टार्ट हो गए, कुपोषित बालक होना स्टार्ट हो गए, तो उनका साइज छोटा हो गया। कुछ जनरेशन ऐसी भी थी भाई, छोटे कीड़े, लेकिन उसके बाद अचानक बारिश हुई, पेड़ उगे एंड फिर उसके बाद फिर से हमें देखने को मिला कि जैसे पहले थे वैसे ही थे। तो इनके वापस से अच्छे दिन आ गए, तो उन्होंने वापस से अपना साइज़ गेन कर लिया। अब ये मैंने स्टोरी क्यों बताई, क्योंकि उसके ऊपर ही आप लोगों की एनसीईआरटी माता बहुत ही बड़ा लेख छाप रखा है आपके टेक्स्ट बुक में, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। उससे पहले मैं बता दूं, देखो कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो आप लोग लाइफ के साथ साथ सीखते जाते हो एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप लोगों को ऑटोमेटिकली आपके पापा के थ्रू, मम्मी के थ्रू मिल जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पापा मान लो फिजिसिस्ट है, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके अंदर वो फिज़िक्स ऑटोमेटिकली आ जाए जब आप बॉर्न हो जाओ। लेकिन अगर आपने फ़िज़िक्स पढ़ी फिर आगे जाके, तो वो आप लोग एक्वायर करोगे। तो ये हो गई एक्वायर्ड ट्रेट। या फिर आपके पापा बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे, आप लोग बॉडी बिल्डर बॉर्न नहीं होगे। आप लोग पूछ सकते हो कि सर क्यों नहीं होऊंगा मैं बॉडी बिल्डर बॉर्न, क्योंकि पापा ने बाद में बॉडी बनाई। तो आप लोग अगर खाओगे तो आप लोग मोटे हो जाने वाले हो, आपके पापा वैसे ही स्लिम रहेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग लास्ट जनरेशन से आगे इनहेरिट करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप लोग इनहेरिट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पापा को चश्मा है तो आपको हो सकता है दिस इज़ इनहेरिटेड ट्रेट। ओके, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो इनहेरिट की जा सकती है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो एक्वायर की जा सकती है समय के साथ साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऐसी कुछ ट्रेट्स होती है जो एक्वायर करी जा सकती है एंड ऐसी कुछ ट्रेट्स होती है जो हम लोग इनहेरिट करते हैं। इफ़ द वेट ऑफ बीटल इज़ रिड्यूस्ड, अब देखो बिल्कुल वही यहाँ पे भी हुआ था। देखो भूखे मर रहे थे तब तक वेट इनका छोटा ही था, लेकिन जैसे ही खाना मिला तो ये वापस से बड़े हो गए। अब ये बड़े क्यों हो गए, क्योंकि उस ड्रॉट ने इनके जीन्स के अंदर कुछ चेंज नहीं लाया था, इनके डीएनए को कुछ भी ठेच नहीं पहुंचाई थी, बस उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर दिया था। अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ लग सकती है, लेकिन इस ड्रॉट के कारण उनके जेनेटिक सेल्स में कुछ भी चेंज नहीं आया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कौन सा एग्ज़ाम्पल लें, चलो बीटल्स का ही। बीटल्स के बाकी के जो ऑर्गन्स थे, जैसे उनके मान लो अगर कोई इंसान है, चलो मान लेते हैं एक बहुत ज़्यादा अमीर था आदमी, लेकिन उसने सारा का सारा उड़ा दिया पैसा, तो इसके बच्चे बहुत दुबले पतले हो गए। लेकिन उसके बाद उन दुबले पतले बच्चों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया एंड उनके बच्चे फिर से मोटे हो गए। ओके, मोटे अमीर हो गए। तो देखो इनके उन सेल्स में डिफरेंस नहीं आ जाएगा, जर्म सेल्स के अंदर डिफरेंस नहीं आ जाएगा, उनके फिजिकल अपीयरेंस में एक्वायर्ड ट्रेट्स पे चेंज आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उनके
अपीयरेंस पे चेंज आ जाता है, उनके जर्म सेल्स के अंदर कुछ भी अल्टरनेशन नहीं होता। तो अगर जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई भी अल्टरनेशन नहीं होता तो वो आगे की जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा। एनसीईआरटी आपकी बहुत एक प्यारी लाइन लिखती है, तो वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों का आइडिया लग जाए। लो वेट और is not the trait that can be inherited by progeny of starving beetles. Therefore, even if some generations of beetle have low weight because of starvation, this is not example of evolution, since the change is not inherited over generations. Change in non-reproductive tissues cannot be passed on to the DNA of the germ cell. Therefore, the experience of the individual during lifetime cannot be passed on to the progeny and cannot direct evolution. Very important thing, change in non-reproductive tissues. चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ कहीं पर भी आप लोगों को लेके नहीं जाएंगे, लेकिन अगर चेंज रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ के अंदर आ जाता है तो ऑब्वियसली आपकी नेक्स्ट वाली जनरेशन में वो चीज़ें दिखने वाली है। अब इसका सबसे ज़्यादा एग्जांपल कहाँ पे मिलता है हमें, जहाँ पे अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाले थे हिरोशिमा नागासाकी में। जब एटॉमिक बॉम्ब गिरता है तो उसकी वजह से रेडिएशन बाहर निकलता है। देखो पिक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ। एटॉमिक बॉम्ब गिरा, ऐसे मशरूम हो गया, इससे निकलती है रेडिएशन जो एक कॉमन आदमी के जेनेटिक मटेरियल को डीएनए को ही उल्टा पुल्टा कर देती है। तो इस वजह से आपका जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है तो वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एंड इस वजह से इनका बच्चा भी थोड़ा सा अलग ही पैदा होगा। एंड ये होता है, ये ह्यूमंस ने देखा हुआ है। आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। दिस इज़ हाउ इवोल्यूशन टेक्स प्लेस एंड दिस इज़ हाउ, अगर जेनेटिक सेल्स में जर्म सेल्स के अंदर अगर चेंज नहीं आ रहा तो वो आगे नहीं जाएगा, अगर आ गया तो वो आगे जाएगा। वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग। अब हम लोग जान लेते हैं स्पीशिएशन के कारण, इसकी भी एक स्टोरी है, तो अब चिल करके स्टोरी सुन लो। देखो एक वो प्लेनेरिया की स्टोरी आगे है, हम मुझे 1 मिनट बस देखने दो। तो वो आगे है। तो स्पीशिएशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्पीशिएशन कैसे हो गया। देखो एक समय था जब सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे हमारे यूनिवर्स में, लेकिन उन्हें क्या किया गया, मतलब उनके अंदर इवोल्यूशन होता गया एंड इस वजह से उनके अंदर फ्लैजेल आ गया। तो हमने उसे कहना स्टार्ट कर दिया एक अलग टाइप का सेल। फिर उसके बाद उनके अंदर इतना चेंज आता गया कि उन्हें आँखें आ गई, तो हमने उन्हें इंसेक्ट कहना स्टार्ट कर दिया, वर्म्स कहना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनती गई एंड ये आप लोगों को यहाँ पर भी दिख जाएगी। ह्यूमंस एक स्पीशीज़ है, एप्स एक और स्पीशीज़ है, बिल्कुल वैसे ही जो हमारे बंदर है तो वो एक और स्पीशीज़ है, लंगूर है तो वो एक और स्पीशीज़ है। तो ऐसे अलग अलग स्पीशीज़ होती है एंड ये स्पीशीज़ बनते हैं बिकॉज छोटे छोटे वेरिएशंस एक बहुत बड़े वेरिएशन का पार्ट बन जाते हैं। एंड ये वेरिएशन इस लिमिट तक आ जाता है कि पुराना वाला ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, एंड तब हम इस टाइप के स्पीशीज़ को हम लोग एक नई स्पीशीज़ का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एंड बंदर इन दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, लेकिन उनके दो अलग टीम्स की इतनी ज़्यादा डिफरेंस होता गया कि एक टाइम पे हम लोग लाइक ह्यूमंस एंड मंकीज़ कैन नॉट रिप्रोड्यूस टुगेदर। तो इस स्टेज पे जब आ जाते हैं तो हम लोग ऐसा कह देते हैं कि एक नई स्पीशीज़ फॉर्म हुई है। अगर आप लोगों को कोई कह दे कि मुझे बता कि ये दोनों स्पीशीज़ सेपरेट क्यों है या फिर ये दोनों स्पीशीज़ ही डिफरेंट क्यों है, तो आप लोग ऐसा कहोगे These are two different species because they cannot reproduce and have babies together. Very important thing. अब आप लोग कहोगे हाँ सर मैंने कुत्ते की भी स्पीशीज़ देखी है। भाई कुत्ते की स्पीशीज़ नहीं होती, कुत्ते की होती है ब्रीड्स, क्योंकि लैब्राडोर एंड लोकल कुत्ते के अंदर क्रॉस हो सकता है एंड दे कैन हैव बेबीज़, लेकिन ह्यूमंस एंड एप्स कैन नॉट हैव बेबीज़ टुगेदर। Sharks and whales cannot have babies together. Sharks and humans cannot have babies together because ये दोनों separate species है। कुत्ता एंड बिल्ली cannot have babies together because वो दोनों separate species है।
टाइगर एंड बिल्ली, जो कि बहुत ज़्यादा सेम दिखती है लेकिन दे ऑल्सो कैन नॉट हैव बेबीज़ टुगेदर, सो ये एक डिफरेंट स्पीसीज़ बन जाते हैं. आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट स्पीसिएशन. डार्विन बाबा थे, डार्विन नाम का एक साइंटिस्ट थे, तो वो इन्होंने क्या किया था ना, एक बोट में बैठ के चले गए थे. कहाँ पे? एक आइलैंड था जिसको गैलापागोस आइलैंड कहते हैं, तो वहाँ पे चले गए थे. तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि एक ही पेड़ के ऊपर, मतलब एक ही आइलैंड पे चिड़ियों के अलग अलग चोंच है, अलग अलग चोंच है. तो ये देख के भाई साहब को इतना ज़्यादा अचरज हुआ, इतना ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने एक किताब ही लिख दी. किताब का नाम था द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऐसा कुछ नाम था. तो वो किताब लिख दी, तो उसका एक शॉर्ट नोट आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वो जाके पढ़ लो. एंड उन्होंने भी इसी चीज़ के बारे में बात की है, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू categorize animals according to their characteristics, common and different characteristics. अब ये एक मिनट, हाँ ओके, थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप हमें महसूस हो रहा है. अब ये सवाल आना भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है कि सर स्पीशीज़ डेवलप क्यों होती है. एक रीज़न होता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है दोनों स्पीशीज़ के अंदर, तब भी एक नई स्पीशीज़ बन सकती है. और भी कई सारे रीज़न्स हैं, कई सारे बहुत सारे रीज़न्स हैं. जैसे एक और स्टोरी मैं बता दूँ आप लोगों को. एक टाइम था जब सारे के सारे जो आज के हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं तो वो टुगेदर थे, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ ना कि ऑस्ट्रेलिया नाम का कॉन्टिनेंट धीरे धीरे नीचे घसीटने लगा. तो मेन लैंड जो था, तो वहाँ से एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में फासला बढ़ता गया. एक टाइम ऐसा आया कि एक स्पीशीज़ यहाँ से वहाँ तक जा ही नहीं पा रही थी. एंड उस टाइम पे क्या हुआ ना कि एक ही धरती के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के एनिमल्स कुछ अलग ही टाइप में इवॉल्व होते गए. एंड मेन लैंड जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका, यूएसए, तो वहाँ के एनिमल्स कुछ अलग ही डेवलप होने लगे. तो इस वजह से आप लोगों को आज भी दिख जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ अलग ही टाइप के कंगारूज है. कंगारूज दुनिया में कहीं पे नहीं मिलती. और भी कई सारे तस्मेनियन उल्फ है, और भी कई सारे ऐसे स्पीशीज़ है कि जो आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे. सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर क्या होता है, एक ही स्पीशीज़ दो अलग अलग लैंड मासेस के ऊपर या फिर बहुत दूर इंडिपेंडेंटली इवॉल्व होती है. एंड वो इवॉल्व इस लेवल पे हो जाती है कि वो वापस रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी स्पीशिएशन की. अब हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन. सर किसका इवोल्यूशन, सर किसका क्लासिफिकेशन? सबसे पहले हम लोगों ने इवोल्यूशन ख़त्म किया है. अब हम लोग सिर्फ बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, जो कि मैंने आप लोगों को बताया. भाई डार्विन बाबा ने सबसे पहले कहा था कि भाई हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो बिल्कुल कई सारे साइंटिस्ट ने ऐसे मतलब ट्राई भी किया था कि हम लोग क्लासीफाई करते हैं आके एनिमल्स को. तो सबसे पहले क्या किया साइंटिस्ट ने, बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाया, प्लांट्स और एनिमल्स को सेपरेट किया. ओके सर, हमने वो भी मान लिया. उसके बाद साइंटिस्ट ने और ज़्यादा दिमाग दौड़ाया एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट किया जिनके अंदर खून है एंड ऐसों को जो जिनके अंदर खून नहीं है. उसके बाद ऐसे भी डिवाइड किया कि जो हम लोग पाल सकते हैं एंड जो हम लोग पाल नहीं सकते. तो ऐसे क्लासिफिकेशन किया. लेकिन ये काफ़ी नहीं था. बहुत सारे और भी डिफरेंसेस थे. तो इस वजह से हमें जैसे जैसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते गए, वैसे वैसे हमने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा डीपर कॉम्प्लेक्स लेवल वाला क्लासिफिकेशन ढूंढ निकाला. एंड हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन करने लगे. कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि एक पूरी की पूरी किताबें लिखनी पड़ी, एक नया वाला सिस्टम ही डेवलप करना पड़ा क्लासिफिकेशन करने के लिए. इसको हम लोग IUPAC नहीं, इंटरनेशनल कुछ कह देते हैं, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कह देते हैं. तो हाँ, तो एक नॉमेनक्लेचर नाम की एक स्पेसिफिक ब्रांच ही निकल गई जहाँ पे सिर्फ नाम देने का काम होता है नए नए स्पीशीज़ को. अब एक और चीज़ है कि हमने ऐसे ग्रुप्स में एनिमल्स को भरना स्टार्ट कर दिया. फॉर एग्जांपल मंकीज़, ह्यूमंस जैसे दिखने वाले को अलग ग्रुप में, टाइगर, लायन, बिल्ली, शेर, जैगुआर, इनको अलग ग्रुप में. तो ये सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के ऊपर था. जैसे फॉर एग्जांपल देखो,
Similarities among organisms will allow us to group them and then study the groups. तो जितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होगी तो उतने वो क्लोज होंगे एक ग्रुप के अंदर. फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, कुत्ता एंड टाइगर aren't that close, बट बिल्ली एंड टाइगर आर क्लोजर बिकॉज उनके अंदर ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है. मोर कैरेक्टरिस्टिक्स two species will have in common the more closely they are related. Billy and jaguar are more closely related in comparison to billy and kutta. ऐसे आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे हम लोग. And the more closely they are related, the more recently they will have common ancestors. बिल्ली का एंड कुत्ते का कॉमन एंसेस्टर बहुत पहले होगा, लेकिन बिल्ली का और शेर का कॉमन एंसेस्टर बहुत ही पास वाला होगा हमारे इवोल्यूशन के टाइम फ्रेम में. आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर. सो या, अब हम लोग कैसे पता करें कि कौन सा कितना क्लोज है और कौन सा कितना दूर है. इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक इवोल्यूशनरी टाइम फ्रेम के बारे में जान लेते हैं एंड हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ट्रेस करते हैं. अब ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या है? ये ख़त्म कर लेता हूँ फिर पढ़ाता हूँ. कुछ भी जल्दी नहीं है आज हमें, कहीं कोई तीर मारने नहीं जाना, हमें आराम से ख़त्म करेंगे क्योंकि हमने दो घंटे सिर्फ इसी टॉपिक को देने हैं. ओके, सो ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. अब ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इससे आप लोग क्या समझते हो? इवोल्यूशनरी मतलब इवोल्यूशन में ये ऑर्गेनिजम्स कितने क्लोजली या फिर कितने दूर से रिलेटेड हैं. दिस इज़ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ये आप लोग 12th में बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले हो. अभी मैं आप लोगों को सिर्फ एक टेस्ट दे देता हूँ इस चीज़ का. देखो, अगर आपने इन एनिमल्स के हाथों को देखा, देखो ह्यूमन का हाथ देखा, बर्ड का हाथ देखा, फ्रॉग का हाथ देखा, लिजार्ड का हाथ देखा. अगर यहाँ पे लिजार्ड नहीं लिखा होता तो आप लोग कहते शिट. हाँ, अगर यहाँ पे लिजार्ड अगर लिखा नहीं होता तो आप लोग क्या कहते? सर ये तो इंसान का हाथ है. अरे हाँ सर, ये तो 101% इंसान का हाथ है, बिकॉज ये इतने ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं. तो इसका मतलब क्या? वी आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू लिजार्ड्स, फ्रॉग्स, बर्ड्स, क्योंकि सभी के अंदर हाथ के अपेंडेजेस है. सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्ब इज सिमिलर though it has modified to perform different functions in various vertebrates. Such homologous characteristics help us in identifying evolutionary relationship between the apparently different species. तो जो हमें बाहर से डिफरेंट स्पीशीज लगती है, अगर हम लोग उनका थोड़ा सा स्केलेटन देख ले और कई सारी चीज़ें देख ले, अगर उनके फॉसिल्स को हम, हाँ फॉसिल्स की बात तो हमने की नहीं क्योंकि हम लोग वो लेटर पार्ट में करने वाले हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट वे टू फाइंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. लेकिन अगर हम लोग उनके फॉसिल्स को देखें, उनके डेड बॉडीज़ को देखें, तो हमें सिमिलरिटीज़ मिलेंगी एंड इनके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई ये दोनों बहुत सिमिलर एनिमल्स है. हाँ, ये दोनों कुछ इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइम फ्रेम पे इवॉल्व हुए होंगे. तो देखो, इनको कहते हैं हम लोग ओके. हाँ, तो मैंने आप लोगों को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता दिया. अब हम लोग ये होमोलॉजी क्या है या फिर ये होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये समझ लेते हैं. होमोलोगस स्ट्रक्चर्स इन इवोल्यूशन, दे आर बॉडी पार्ट्स that have similar feature indicating common ancestors and same developmental origin. अब देखो, ये हाथ मुझे दे दे, बर्ड्स का हाथ एंड ये बैट का हाथ. तो देखो आप लोगों को इनका स्ट्रक्चर सिमिलर दिखेगा, सिमिलर फीचर्स मिलेंगे एंड बिकॉज ऑफ सिमिलर फीचर्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये इवोल्यूशनरीली बहुत क्लोज स्पीशीज़ है. अगर अमीबा को साथ लाया जाए ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है. लेकिन अगर आपको एंड फ्रॉग को अगर पास लाया गया ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं इन कंपैरिजन टू यू एंड अमीबा. मेरा दांत फिर से दुखना स्टार्ट हो चुका है बिकॉज पेन किलर का असर कम हो गया है. असर तेरा ये ज़रूर है.
अब तो होश ना खबर है। अब देखो, जैसे होमोलोगस होता है वैसे ही एनालॉगस भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स भी होते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स हैविंग डिफरेंट एनाटॉमी बट डूइंग सिमिलर फंक्शंस और फिजियोलॉजी। अब ये कुछ क्लोजनेस वगैरह नहीं बताते। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर आपने कभी बैट का हाथ देखा होगा, बैट का मतलब चमगादड़ का, एंड बर्ड का हाथ देखा होगा, देखो ये चीज़ें ना सिमिलर है फंक्शन में। मतलब इनका एनाटॉमी कम्प्लीटली डिफरेंट है, लेकिन ये फंक्शन सिमिलर करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं। लेकिन बैट के अंदर स्किन होता है जो उड़ने में हेल्प करता है, इनके अंदर बर्ड्स के अंदर क्या होता है, फेदर्स होते हैं जो उड़ने के अंदर हेल्प करते हैं। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। दीज आर एनालॉगस ऑर्गन्स। जैसे पेंगुइन के फ्लैपर्स हो गए, एंड पंछियों के सॉरी वेल्स के फ्लैपर्स हो गए, तो ये भी एनालॉगस है, सेम फंक्शन करते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं फॉसिल्स के ऊपर। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पढ़ने का, फॉसिल्स। अगर आप लोगों को कहीं पे फॉसिल्स देखना है तो आप लोग हैदराबाद में जा सकते हो, वहाँ पे बिरला म्यूज़ियम के अंदर डायनासोर के फॉसिल्स है। फॉसिल्स मतलब क्या, करोड़ों साल पहले कोई चीज़ ज़मीन के अंदर धंस गई, लेकिन किस वजह से उसकी हड्डियाँ अभी भी है, थोड़ा सा स्किन भी अभी भी है, तो उससे हम लोग कह देते हैं फॉसिल। एंड ये फॉसिल्स हमें मिल जाते हैं जो कि हमें, जिनका कार्बन डेटिंग करके हम लोग पता कर सकते हैं। अब ये कार्बन डेटिंग मतलब क्या, आपको क्या कार्बन को डेट पे लेके जाना है? नहीं। कार्बन डेटिंग मतलब क्या, कार्बन के कुछ ऐसे भी आइसोटोप्स हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो कुछ साल बाद थोड़े थोड़े टूट जाते हैं, थोड़े थोड़े टूट जाते हैं, मतलब हाफ हो जाते हैं या फिर 1/4 हो जाते हैं। तो कितने टाइम में कितने हाफ हुए, तो इसका कैलकुलेशन करके हम लोग एज ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। अब इसके अंदर हम लोग आई की कहानी सुनेंगे, आई की कहानी, आँखों की कहानी, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी। क्या हुआ था ना, कुछ समय पहले एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था, एंड इसे कंटिन्यूसली एक बड़ा सा मछली आके खा जाता था। तो इसके अंदर ना एक छोटा सा स्पॉट डेवलप हुआ, जो क्या करता था, यहाँ से मछली आ गई तो इसे देख लेता था, तो जैसे ही मछली दिख गई तो वो छुपने लगा। मतलब ऐसा स्पॉट था कि जो बस उसे डार्क लाइट दिखाता था, अगर डार्क है तो वो जल्दी से छुप जाता था। तो ऐसा ही करते करते इसके अंदर और एक सेल आ गया जो लाइट बताता था, कितनी लाइट है कितनी नहीं। तो इसके मदद से इसे पता चलने लगा कि 3D में पता चलने लगा कि भाई कितने पास है दुश्मन, कितना दूर है दुश्मन। तो इसकी हेल्प से वो माइग्रेट करने लगा एंड जल्दी छुपने लगा। तो बाकी जिनके अंदर सिर्फ एक ही आँख थी तो वो सारे मिट गए, जिनके अंदर 2 आँखें थी वो ज़िंदा रह गए। उसके बाद ये आँखें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई। एक टाइम ऐसे आया जब ये आँखें ऐसी हो गई। अब इससे क्या हुआ, इस एंगल से यहाँ पे कोई है, इस एंगल से यहाँ पे कोई है, तो ऐसा सब कुछ दिख रहा था, तो ये फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसे करते करते इसके ऊपर एक टाइम आ गया जब ऐसे लेंस आ गई, एंड दिस इज़ हाउ अ ह्यूमन आई लुक्स लाइक। तो देखो कुछ ऐसा ह्यूमन आई दिखता है। तो एक ऐसे ह्यूमन आई के एक फॉर्म में डेवलप हुआ। तो बिल्कुल ऐसे ही हर एक इवोल्यूशन स्टेजेस के थ्रू होता है, हर एक इवोल्यूशन नीड के बेसिस पे होता है। बस ऐसे ही टाइम पास कर लिया और एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ऐसे नहीं होता। जिराफ के अंदर अगर आप लोग देखो, तो अगर छोटे छोटे नेक वाला जिराफ होगा तो वो सारे के सारे मारे गए होंगे, तभी एक बहुत बड़ा वाला जिराफ प्रोड्यूस हुआ है। दिस इज़ प्रीटी ऑब्वियस, दिस इज़ प्रीटी ईजी। तो ये जो बड़ा वाला जिराफ आज आप लोगों को दिखता है, तो ये कई सारे छोटे जिराफ से, मतलब छोटे जिराफ से इवोल्यूशन से बना है। देखो ऐसे जिराफ होता है ऐसे। तो एक जिराफ होगा जिसकी जो नेक है तो वो इतनी होगी, तो फिर वो उसे कुछ खाने को नहीं मिला होगा तो वो मर गया होगा। किसकी यहाँ तक होगी तो वो भी मर गया होगा। एक ऑप्टिमम हाइट पे आ गया तभी वो प्लांट सारे के सारे खा सकता था, एंड फिर वो ज़िंदा हो गया। एंड दिस इज़ हाउ इवोल्यूशन कंटिन्यूज़। बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को जो है वाइल्ड कैबेज का भी मिलने वाला है। वाइल्ड कैबेज मतलब गोभी, गोभी जिसका जो वाइल्ड गोभी है, तो इसका भी ह्यूमंस ने इसका तो इवोल्यूशन बाय स्टेजेस कराया है। इसने तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें सिर्फ उसके पत्ते ज़्यादा पसंद थे, तो वहाँ पे पत्ते वाला पत्ता गोभी ज़्यादा उगने लगा, जिसे हम लोग
केल कहते हैं, केल, ये अफ्रीका में ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को रेड कलर वाला ज़्यादा पसंद आने लगा तो उन्होंने सिर्फ वही अपनाया, बाकी के कैबेज लगाना बंद कर दिया, तो वहाँ पे सिर्फ वही बच गया। कुछ लोगों को नॉर्मल कैबेज खाना पसंद आने लगा, जैसे यहाँ पे इंडिया में, वहाँ पे वो मिलने लगा। कुछ लोगों को सिर्फ उसके ग्रीन ग्रीन लीव्स खाना पसंद आने लगा, तो वहाँ पे उन्हें ब्रोकली मिलने लगा। एंड फिर क्या हुआ, एक टाइम के बाद बाकी सारी चीज़ें बड़ी होना बंद ही हो गई। जैसे ब्रोकली के अंदर ये बीच वाला पत्तों का जो बड है तो वो डेवलप होना बंद हो गया। तो अगर तो इस वजह से एक नया स्पीशीज़ बन गया, एक नया स्पीशीज़ बन गया, एक नया स्पीशीज़ बन गया। एंड दिस इज़ हाउ इवोल्यूशन बाय स्टेजेस हैज़ ऑकर्ड, एंड डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ कैबेज हमें मिल गया एक स्पीशीज़ से। इजी समझ में तो आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सर हमने इवोल्यूशन तो पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, लेकिन क्या इवोल्यूशन ही प्रोग्रेस है? वेरी ऑब्वियस थिंग, सर क्या इवोल्यूशन ही प्रोग्रेस है या फिर क्या प्रोग्रेस ही इवोल्यूशन है? मैं इतना चिल होके पढ़ा रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द लास्ट लेक्चर। उसके बाद शायद ही कोई चैनल पर हम लोग कुछ करें, जब तक मेरी दोनों सर्जरीज ठीक नहीं हो जाती तब तक। सो या स्टडी विद मी सेशंस होंगे जहाँ पे मैं पढ़ूंगा, आप भी पढ़ोगे। ओके, तो इवोल्यूशन, क्या हम लोग इवोल्यूशन को प्रोग्रेस कह सकते हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या आप कह सकते हो? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? देखो, नॉट रियली, आंसर इज नॉट रियली। इवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक अनस्टॉपेबल प्रोसेस है। ऐसा नेसेसरी नहीं कि वो प्रोग्रेस ही करे। जैसे ह्यूमंस का एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग भी इवोल्यूशन का ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। उल्टा हम लोग बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट है पूरे के पूरे जंगल में देखा जाए तो। हम लोग तेज़ी से भाग नहीं पाते, हम लोग तेज़ी से चीख नहीं पाते, हम लोग तेज़ी से चिकन भी नहीं खा पाते, मतलब ऐसे मटन भी ज़्यादा ऐसे चबा के नहीं खा पाते। हमारे पास कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं है, सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, दो चीज़ें छोड़ के। एक इज़ दिस अपोजेबल थंब, जिसने हमें बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से 1 लाख साल आगे ढकेल दिया। एंड द सेकेंड थिंग इज़ 1 लाख कहाँ पे, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ईयर्स आगे ढकेल दिया। एंड सेकेंड थिंग इज़ दिमाग, जिसने हमें बहुत सारी चीज़ें जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये लाइट है, ये सारी की सारी दिमाग के कारण ही तो आई है। सो या, वी आरंट फिजिकली इन अ प्रोग्रेस स्टेट, बट वी आर प्रोग्रेसिव। लेकिन अगर आप लोगों के प्रोग्रेसिव नहीं, बट वी आर एवरेज ऑफ एवरीथिंग। सो हम लोग इवोल्यूशन को प्रोग्रेस से इक्वेट नहीं कर सकते। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो या, अगर आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो। वैसे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि कई सारे सिंपल डिज़ाइन वाले बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो गर्मा गर्म हॉट स्प्रिंग्स के अंदर आप लोगों को मिलेंगे, ठंडे ठंडे इलाकों में मिलेंगे, कुछ तो बर्फ़ के अंदर भी मिलेंगे सालों के सालों जीते हुए। सो या, सिंपलर ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो लिव एट रोबस्ट कंडीशंस जहाँ पे ह्यूमन बॉडी सर्वाइव ना कर सके। तो ऐसा हम लोग कह नहीं सकते कि इवोल्यूशन इज़ इक्वल टू प्रोग्रेस। सो या, अब हम लोग हेलो एंड वेलकम। फिर से मुझे वीडियो बीच में कट करनी पड़ी बिकॉज़ मैं एक्चुअली मेरा दांत बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। सो अब बज रहे हैं रात के 10:30 एंड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों का जो सेशन था वो ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, क्योंकि इससे पहले तक का सब कुछ हमने पढ़ रखा था एंड मैंने वहाँ पर वीडियो स्टॉप कर दी थी। ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ रहे थे। अब सबसे पहले नाम से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब क्या, ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। अब देखो, ह्यूमंस का ऐसे बिलीव किया जाता था। अब देखो, ऑब्वियसली हमारा और एप्स का, हमारा एंड ओरंगुटेंस का एक कॉमन, एक COMMON कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था। अब ये कॉमन एंसेस्टर से क्या हुआ, हम दोनों मतलब एप्स एंड ह्यूमंस ऐसे सेपरेट होने लगे। एंड एक टाइम पे ऐसा आ गया कि भाई धरती के ऊपर बहुत सारे टाइप्स के बंदर थे इंक्लूडिंग ह्यूमंस, लेकिन होमोसेपियंस नाम के बंदर थे, मतलब हम लोग थे जिन्होंने आखिरकार इस दुनिया पे राज किया। मतलब हमारा इवोल्यूशन ऐसे हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। वैसे अगर कोई आप लोगों को पूछ दे कि ह्यूमंस का मतलब, हाँ एक और चीज़ है रेसेस। वैसे रेसेस के बारे में भी बहुत सारी हिस्ट्री में थियरीज थी
कि भाई ये इस रेस का है तो ये अलग टाइप का बंदर है, ये इस रेस का है तो एक अलग टाइप का बंदर है। लेकिन रिसेंट स्टडीज़ ने हमें ये बताया है कि भाई ये रेसेस वगैरह कुछ नहीं था, हम सारे के सारे होमो सेपियंस एक ही रेस के प्राणी हैं, लेकिन हमारे फेसेस के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आते गए जैसे जैसे हम लोग अलग अलग वेदर्स में रहना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा ऐसे आएगा, हाँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग बहुत ज़्यादा विंड्स के एरिया में रहते थे तो उन लोगों की आँखें ऐसे छोटी हो गई, जैसे आप लोगों को चाइना के अंदर दिखेगी। वैसे ही जो लोग चाइना, मंगोलिया, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब ठंडी थी, हवा थी जोर की, तो वहाँ पे आंखें छोटी हो गई नेचुरली। एशियन लोग वैसे ही दिखते हैं। वैसे ही जो लोग अफ्रीका में थे वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर था तो ज़्यादा स्किन में, मतलब टैन तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन स्किन में बहुत ज़्यादा लेवल पे स्किन का पिगमेंट प्रोड्यूस होने लगा ताकि वो यूवी लाइट से प्रोटेक्शन दे सके, तो वहाँ के लोग थोड़े से ब्लैक हो गए कलर में। वैसे ही अगर आप लोग इंडियंस देखो तो वी आर इन अ टेम्परेट जोन, जहाँ पर हीट तो होती है लेकिन हीट इतनी भी नहीं होती, तो हम लोग ब्राउन हो गए। लेकिन हम मिल मिला के, यूरोपियंस वाइट हो गए, तो हम मिल मिला के एक ही रेस है। सो या रेस थ्योरी वॉज डिबंक्ड। स्किन कलर यूज टू बी कॉमनेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग दिस सो कॉल्ड रेसेस। अब ये सो कॉल्ड एनसीईआरटी इसलिए कहती है क्योंकि रेसेस रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। सम वर कॉल्ड एज येलो, सम वर ब्लैक, सम वर वाइट एंड सम वर ब्राउन। जैसे हम लोग ब्राउन है, इंडियंस। A major question debated for a long time was that these appearance groups were they evolved differently। हाँ, ये भी एक सवाल था कि भाई क्या ये अलग अलग रेस के आदमी, अलग अलग आदमी मतलब अलग ह्यूमंस अलग अलग है। ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस सवाल था। इसका जवाब था नहीं भाई, हम लोग एक ही रेस वाले प्राणी हैं। क्वाइट ऑब्वियस थिंग। ओवर रिसेंट ईयर्स द एविडेंस दैट हैज़ बिकम वेरी क्लियर। तो ये एविडेंस हमें ये बताता है कि रेस थ्योरी ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग सिंगल रेस के स्पीशीज़ है। एंड ये बहुत सारे लोग लाइक रेसेस में बिलीव करते थे, ये आर्यन रेस हो गई, ये कुछ अलग वाली रेस हो गई, तो इनका इवोल्यूशन भी अलग होगा। तो ऐसा नहीं होता, एक ही रेस के हम लोग सारे स्पीशीज़ है। हम सब बंदर ही थे एक टाइम पर, ये मैंने ऐसे डाला है। तो या हम लोग एक टाइम पे बंदर ही थे, बस अब हम लोग ऐसे बंदर हो चुके हैं जिनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है, लेकिन हम लोग बंदर तो बंदर ही है। द अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज होमो सेपियंस, ये जान लो, कैन बी ट्रेस्ड। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा जेनेटिक फुटप्रिंट्स के बारे में बात करते हैं। जेनेटिक फुटप्रिंट्स हमारी कहाँ से निकलती है, इसका जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो हमें ये पाया कि भाई हम सारे के सारे ह्यूमंस होमोसेपियंस अफ्रीका से निकलकर वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों तक गए थे। अब वापस से स्टोरी सुनो, क्योंकि मैं स्टोरीज़ के थ्रू ही ये चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है जो आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। सो हम लोग थोड़ा सा ऐसे स्टोरी के फॉर्म में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है भाई 1,00,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले, हाँ जीरोज़ ओके, 1,00,000 साल पहले जब अफ्रीका से सबसे पहला डायस्पोरा बाहर निकला था। डायस्पोरा आप लोग पॉडकास्ट पे भी सुनने वाले हो, ये चीज़ हर जगह पे सुनने वाले हो। डायस्पोरा मतलब कुछ लोग जो वहाँ से निकल के शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। अब सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से, आपके एनसीईआरटी माता के हिसाब से, ये है कि वहाँ से निकल कर वो अरेबिया, अब देखो उस टाइम पर सऊदी अरेबिया में डेजर्ट नहीं था, ये कुछ साल पहले ही हुआ है कि पूरा का पूरा डेजर्टिफिकेशन हो गया, लेकिन 1,00,000 साल पहले वहाँ पे फॉरेस्ट ही था थोड़ा सा। तो वहाँ से फॉरेस्ट की खोज में वो लोग कहाँ पे चले गए, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मतलब ईरान, इराक। हम लोग इसके लिए एक हमारा मैप ही यूज़ करेंगे, देखो, हाँ, तो ये मैप है, ये है अफ्रीका। थोड़ा सा पेन का फॉन्ट बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो देखो ये अफ्रीका से क्या हुआ, ह्यूमंस का डायस्पोरा यहाँ से होते हुए प्रेजेंट डे मेसोपोटामिया मतलब इस एरिया में चला गया। अब कुछ लोग इसके ऊपर भी डिबेट करते हैं कि यहाँ से वो लोग कहाँ पे गए। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि हाँ वो यूरोप पे चले गए। देखो उस टाइम पर था आइस एज, मतलब आइस एज का टूटना, मतलब आइस एज का मतलब कम होना स्टार्ट हुआ था रिसेंटली। तो ऑब्वियसली यूरोप में गए नहीं होंगे, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्नो होगी, ठंडा वेदर होगा। तो
सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि इसके बाद अगर वो कहीं पे गए होंगे तो वो था इंडिया। अब पाकिस्तान तो टेम्पररी कंट्री है, आप सभी लोग जानते हो, तो हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहेंगे, मतलब पूरे इंडिया में। फिर इंडिया से वो लोग कहाँ पे चले गए? इंडिया से वो लोग चले गए यहाँ से, यहाँ पे साउथ एशिया में, एंड साउथ एशिया से वो लोग चले गए ऑस्ट्रेलिया में। अब आप लोग कहोगे कि हाँ लेकिन सर ऑस्ट्रेलिया में तो गोरे लोग रहते हैं। गोरे लोग वहाँ पे कुछ चंद 100 सालों से रह रहे हैं, मतलब 100 नहीं, कुछ चंद 100, मतलब 600 700 800, ज़्यादा से ज़्यादा 900 सालों से, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया 900 साल, 600 700 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में पिग्मीज़ नाम के ओरिजिनल लोग रहते थे जिन्हें मार दिया गया, एंड उनके बाद वहाँ पे आ गए कौन से लोग? यूरोपियंस ने आके वहाँ पे कॉलोनाइज़ किया। अब तो यहाँ तक तो ह्यूमंस पहुँच गए थे, इसका हमारे पास रिकॉर्डेड प्रूफ है। अब नेक्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन कहाँ पे हुई? अब ये वेव ऑफ माइग्रेशन भी आप लोग अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो पॉडकास्ट्स में तो सुनने वाले हो। वेव्स ऑफ माइग्रेशन मतलब क्या? कुछ समय बाद ये लोग थोड़े थक गए यहाँ पे रह के, तो ये इससे एक साथ ट्रैवल नहीं कर रहे थे, वेव्स ट्रैवल कर रही थी। तो कुछ यहाँ से ऐसे हिमालयाज़ के ऊपर से चाइना के अंदर गए, मंगोलिया के अंदर गए, रशिया के अंदर गए, एंड रशिया एंड अलास्का। अब देखो वर्ल्ड मैप आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ा है, लेकिन वर्ल्ड मैप अगर आप लोग यहाँ पे इमेजिन करते हो अमेरिका, तो सिर्फ 30-35 किलोमीटर का ही फासला बच जाता है। तो जब यहाँ पे पूरी की पूरी आइस थी ना, तो लोग यहाँ से चले गए थे अमेरिका के अंदर। अब देखो प्रेजेंट डे अमेरिका में अलास्का में आ गए होंगे, एंड अलास्का से लेकर यूएस में आ गए होंगे। यूएस में उस टाइम पर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी कि वो लोग पागल हो गए। फिर उन्होंने क्या सोचा कि हाँ चलो हम थोड़ा सा साउथ में चले जाते हैं, तो ये ऐसे पनामा से होते हुए साउथ अमेरिका में गए। तब तो भाई उनका बवाली मच गया, क्योंकि वहाँ पे था बहुत सारा ग्रीन लैंड, एग्रीकल्चरेबल सॉइल, तो लोग वहाँ पे जाके बस गए। फैक्ट्स जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने अमेज़ॉन वगैरह जो चीज़ें हैं तो वहाँ पे एक्सप्लोर किया। अब ये अमेज़ॉन के ऊपर इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि अमेज़ॉन के ऊपर एक मैं पॉडकास्ट बना सकता हूँ पूरा का पूरा खुद का। दिस इज़ हाउ इंटरेस्टिंग अमेज़ॉन इज़। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो पहले से जंगल था, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दैट इज़ अ ह्यूमन मेड गार्डन। अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि आप लोग अभी 10th के लिए पढ़ रहे हो, तो आप लोग इतना डीप में मत जाओ, बस आप लोग थोड़ा सा डायस्पोरा कहाँ से कहाँ पे गया है वो बस जान लो। उसके बाद नेक्स्ट जहाँ पे गए होंगे, अब यहाँ पे आप लोगों को सवाल आ सकता है कि हाँ, आप मुझसे सवाल कर सकते हो कि सर ये आप स्टोरी के फॉर्म में बता रहे हो, हम लोग कैसे लिखेंगे? आप लोग पॉइंट वाइज लिखोगे। पॉइंट वाइज कैसे लिखोगे वो मैं बता देता हूँ। द ह्यूमन बींग्स बेसिकली 1 लाख ईयर्स एगो ह्यूमन बींग स्टार्टेड माइग्रेटिंग टूवर्ड्स क्या? वेस्टर्न एशिया। अब देखो ये एशिया है, यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा का पूरा एशिया है, तो ये वेस्टर्न साइड हो गई एशिया की, बिल्कुल जैसे इंडिया का वेस्टर्न साइड में महाराष्ट्र जहाँ पे मैं रहता हूँ वो सब कुछ आता है। तो वेस्टर्न एशिया की तरफ चले गए, वेस्टर्न एशिया से लेकर सदर्न एशिया में चले गए। अब वेस्टर्न एशिया के बाद सदर्न एशिया में आ जाता है हमारा भारत देश, भारत सब कॉन्टिनेंट, एंड उसके बाद वो कहाँ पे चले गए? साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब जापान के नीचे, तो यहाँ पे चले गए। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइट द सेकेंड। उसके बाद आप लोग ये भी लिख सकते हो कि इन लेटर स्टेजेस दे ऑल्सो माइग्रेटेड टूवर्ड्स चाइना, मंगोलिया एंड रशिया, एंड आफ्टर सम टाइम आफ्टर द आइस एज। अभी आइस एज का आप एनसीईआरटी में कहीं पर भी जिक्र नहीं है, तो आप लोग ये ना लिखो तो ही अच्छा है। एंड लेटर दे ट्रैवल टू यूरोप। सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट इट। या प्रिटी ईजी। तो अगर आप लोगों को वैसे इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस नहीं है, आप लोगों को बस ये आ सकता है कि एक्सप्लेन ह्यूमन इवोल्यूशन, तो आप लोग ऐसा कह सकते हो कि फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स different species of monkeys and humans evolved parallelly, and humans were, and the earliest human migration was seen 1 lakh years ago from Africa towards Western Asia, and from Western Asia to Central Southern Asia. So ऐसा आप लोग लिख सकते हो। So भाई this was all about it in this session. तो भाई बस भाई हो गया पूरा का पूरा इवोल्यूशन ख़त्म। अब मैं इस वीडियो को एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद उसे रेंडरिंग पे मतलब रेंडर हो जाएगा, फिर अपलोड कर लूँगा। आप लोगों को ये सुबह दिख रहा है। सॉरी मैं लाइव सेशन नहीं ले पाया भाई, मेरे दांत बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है ये पूरा का पूरा साइड।
अभी मैंने 2 घंटे पहले पेन किलर लिया है, तो तब से मुझे थोड़ा आराम है, तो मैंने सोचा कि ये रिकॉर्ड कर दे. सो या, दिस वॉज द एंड ऑफ द सीरीज, द अल्टीमेट रिवीजन सीरीज. अब मुझे आप लोग कमेंट्स में बताओ आप लोगों को नेक्स्ट क्या पढ़ना है. एंड या, थैंक यू फॉर वॉचिंग विन साइंस. थैंक यू सो मच फॉर 150 सब्सक्राइबर्स. ऐसे ग्रुप हग, 150 सब्सक्राइबर्स को ऐसे ग्रुप हग. एंड या, हमने पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया है. आप लोग बताओ नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहते हो. एंड या, दिस वॉज ऑल अबाउट इट इन दिस सेशन. दिस इज़ स्वानंद एंड दिस चैनल इज़ कॉल्ड एज विन साइंस. आप लोग जहाँ पर भी ढूंढना है हमें ढूंढ सकते हो. हमारा इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है. एंड या, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.